देखिए, कुछ बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं आज आप लोगों ने। पहला सवाल है कि अभिव्यक्ति परिवर्तन के लिए संज्ञानात्मक असंगति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? ये बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए, संज्ञानात्मक असंगति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस। देखिए, एक मूल तथ्य ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर कॉन्ट्रडिक्शंस पसंद नहीं करता है, ठीक है? और दूसरा मूल तथ्य ये है कि सबके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। ये दोनों तथ्य हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शंस सबके अंदर हैं, पर पसंद कोई भी नहीं करता है। जो कॉन्ट्रडिक्शंस हम जान जाते हैं, जब तक नहीं पता, काम चलता रहता है। जो कॉन्ट्रडिक्शंस अपने भीतर हम जान जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो यदि मुझे कॉग्निटिव डिसोनेंस है, यानी मैं अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस को जान गया हूं, तो मुझे क्या दिक्कतें होंगी? एक दिक्कत होगी सामान्य रूप से तनाव। ये तनाव कि ऐसा क्यों है? मतलब मेरे मन, वचन और कर्म में 100% संतुलन क्यों नहीं है, या 100% सरल रेखा जैसा संबंध क्यों नहीं है? एक तो ये तनाव, जिसमें मुझे खुद को जवाब देना है, किसी और को जवाब भी देना, अपने आप को जवाब देना है। और दूसरा हो सकता है कि जब समाज में कोई आपसे सवाल पूछेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा, या जब कोई निंदा करेगा, तो आपको उस समय जो तनाव होगा वो परेशान करेगा। यही दो तनाव होते हैं। अब अगर आपको ये तथ्य पता है कि कॉन्ट्रडिक्शन सब में है, कॉन्ट्रडिक्शन से तनाव सबको होता है। तनाव दो तरह के होते हैं। जो बहुत ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं, उनको पहला तनाव भी होता है। कुछ लोगों को केवल दूसरा तनाव होता है, कुछ को दूसरा भी काफी कम होता है, लेकिन हाँ, किसी न किसी मात्रा में दूसरा तो होता ही है। तो जब भी आपको लगे कि किसी व्यक्ति के भीतर संज्ञानात्मक असंगति है, आप उस संज्ञानात्मक असंगति को थोड़ा सा यूज करके उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने एटीट्यूड या बिहेवियर को ठीक करे। और इसका सिंपल एग्जांपल अगर देखना हो, जैसे मान लीजिए, ये आलोचना का भय बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका एटीट्यूड तो ये है कि वो बहुत ईमानदार है, या ईमानदारी को पसंद करता है, ईमानदारी पसंद व्यक्ति है, ठीक? और आपको ये पता है, और कुछ ही लोगों को ये पता है कि बिहेवियर में वो व्यक्ति उतना ईमानदार नहीं है, बल्कि उसने भ्रष्टाचार के क्षेत्र में कुछ नए कीर्तिमान साबित कर दिए हैं भीतर ही भीतर। अभी खबर है नहीं लोगों को, कुछ ही लोगों को पता है, उनमें से एक सौभाग्यशाली आप भी है, आपको पता है। अब आप चाह रहे हैं भाई, अगर तो आप चाह रहे हैं उसको बर्बाद करना, फिर तो अलग बात है। अगर आप चाह रहे हैं उसको चेंज करना, उसे सही रास्ते पे लाना, तब क्या करना चाहेंगे? तब एक ही तरीका है कि उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस के बेस पर उसे मजबूर कर दें कि वो ठीक हो जाए। और कैसे ठीक करेंगे? उसका जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को खूब जग जाहिर कीजिए, जितना हो सके जग जाहिर कीजिए। और इसका तरीका ये, कोई सेमिनार करवाइए, कोई बड़ा प्रोग्राम करवाइए, उसको बनाइए उसमें चीफ गेस्ट। ईमानदारी के समर्थन में सेमिनार, सिंपोजियम कुछ बड़ा करवाइए, उसका चीफ गेस्ट उसको बनाइए, वो मंच पे बैठे, उसके बारे में खूब बढ़िया बढ़िया बोलिए, कसीदा पढ़िए उसके बारे में कि आज के ज़माने में, कलयुग में, जब सब लोग बेईमान हो गए हैं, पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में एक दो लोग ईमानदार बचे, उनमें से एक ये हैं। उसकी जीवनी सुनाइए सबके सामने। फिर उससे भाषण करवाइए कि अब आप बताइए कि आपने कैसे इतने चैलेंज झेलते हुए अपनी ईमानदारी को बनाए रखा, जनता को बताइए। तो भाषण दे रहा है, ऑडियंस को पहले समझा के रखिए, ताली खूब पीटनी है। जैसे वो कुछ बोले, तालियां बजी जोर जोर से, इतनी तालियां बजी, रिकॉर्ड हुआ, टीवी पे आ गया, हर जगह आ गया, ठीक है? तो क्या होगा कि अब जब ये व्यक्ति अपने घर जाएगा तो इसकी चेतना पर दबाव होगा, दबाव ये होगा, इतना ढिंडोरा पीट के आया हूँ। और अगर जनता को पता लग गया कि मैं बेईमान हूं, तो जितनी तारीफ मिली है उसको कई गुना आलोचना मिलेगी, कई गुना निंदा मिलेगी। उस निंदा के भय से, उस सोशल क्रिटिसिज्म के भय से संभावना है कि वो करप्शन बंद ही कर दे, और अगली बार से खुल के बोले कि ना भाई, हम करप्शन नहीं करते हैं, हम तो सेमिनार में जाते हैं। ये बोलेगा नहीं, आखिरी वाक्य ये मन में आएगा। समझ रहे सबको? तो संज्ञानात्मक असंगति को थोड़ा सा बढ़ाकर आप किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना एटीट्यूड, अच्छे एटीट्यूड के पक्ष में बिहेवियर को ठीक करे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए, एक सवाल तो आपका ये हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि आपका इड और सुपर ईगो, एक तरफ आपकी वासनाएं, इच्छाएं, एक तरफ आपका नैतिक मन। नैतिक मन चाहता है कि व्यक्ति ईश्वर हो जाए, वासनाएं चाहती है कि व्यक्ति पशु हो जाए, रहना उसे मनुष्य है। उसे अपनी पाशविकता और ईश्वर जैसी चेतना के बीच में संघर्ष लगातार करना है। उसे समाज में एक खास छवि बना के रखनी है, जो छवि एकदम रियल होती नहीं है। तो सबसे बड़ा संघर्ष है जो मैं हूं और जो मैं दिखता हूं, इसके बीच का संघर्ष, और ये हर व्यक्ति के सामने है। दूसरा जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वो ये है कि राजनीतिक अभिवृत्तियां दबाव समूह तथा हित समूह के अनुसार भी निर्धारित होती हैं। स्पष्ट करें। मेरे ख्याल से नोट्स में वाक्य होगा, वहां से आपने पढ़ा होगा, देखिए क्या होता है। समूह तो आपने कई तरह के पढ़े, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह पढ़ा, संदर्भ समूह पढ़ा। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, तो वहां समूह के कई प्रकारों में से दो प्रकार होते हैं, और यदि इनका संबंध बताना हो तो इनका संबंध ऐसा होता है। तो बताओ, इनमें से बाहर वाला कौन सा होगा? एक होता है हित समूह, एक है दबाव समूह। हित समूह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ग्रुप। और दबाव समूह को प्रेशर ग्रुप, ठीक है? तो कॉमन सेंस से बताइए कि इनमें से बड़ा सर्कल कौन सा होगा? कि बाहर वाला कौन सा? इंटरेस्ट। ये जो बाहर वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, और जो अंदर वाला ग्रुप है वो है प्रेशर ग्रुप। तो एक बेसिक सी बात है कि हर प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप तो होता ही है, किंतु हर इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हर कौवा पक्षी होता ही है, किंतु हर पक्षी कौवा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब है एक ऐसा समूह जिसके सभी मेंबर्स के हित एक जैसे हैं, जैसे कि आप सब लोग।
आप सबका हित एक जैसा है, क्योंकि आप एक खास उद्देश्य से आए हैं, एक खास उद्देश्य से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट सेम है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी व्यक्ति एक इंटरेस्ट ग्रुप हैं। अगर यूपीएससी या भारत सरकार कोई एज कम करेगी, सब प्रभावित होंगे, एज बढ़ाएगी, सब प्रभावित होंगे, पाठ्यक्रम को बदलेगी, सब प्रभावित होंगे। तो आप सब, क्योंकि आप सबके हित एक साथ प्रभावित होते हैं, तो आप सब क्या हैं? हित समूह हैं। हित समूह का एक छोटा हिस्सा होता है जो अपने हितों के पक्ष में उस संस्था पर, जो संस्था फैसले करने वाली है, दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। सफल होना हो बात की बात है, लेकिन दबाव बनाने के लिए पुरजोर ताकत लगाते हैं। तो जो अपने हितों के पक्ष में ताकत भी लगाए, उसको बोलते हैं दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। डेमोक्रेसी बेसिकली प्रेशर ग्रुप्स के इक्विलिब्रियम से बनती है। ऐसा लास्की की जो थियरी है, जिसको प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें कहा है कि राज्य एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सब दबाव डालते हैं, और उन दबावों के बीच में सामंजस्य करके वितरण साधने वाला जो ऑर्गन है, सिस्टम है, वही राज्य है। तो क्या होता है, जैसे भारत सरकार है, सोच के देखिए, किसान एक हित समूह है, इंडस्ट्री एक हित समूह है, नौकरी पेशा लोग एक हित समूह है। ये सभी हितधारक चाहते हैं कि इनके पक्ष बजट बने, इनके पक्ष पॉलिसीज बने। इनमें से कुछ दबाव समूह बन जाते हैं, मिलकर दबाव बनाते हैं। जैसे इंडस्ट्री पूरी एक हो जाती है अगर टैक्स बढ़ता है, तो टैक्स कम करने के लिए इंडस्ट्री एक हो जाती है। ऐसे जो सैलरी वाले हैं, जिनको डीए न बढ़े, तो वो एक हो जाते हैं। ये सब प्रेशर ग्रुप्स हो गए। कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो प्रेशर ग्रुप ठीक से बन नहीं पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि प्रेशर क्रिएट कर सके। मसलन डॉक्टर्स, देश के सारे डॉक्टर्स की एक मान लीजिए संस्था है, कोई बॉडी है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ऐसी है ना कोई, आईमा नाम, क्या आईमा, क्या बात है, आईमा, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये क्या है? प्रेशर ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप भी है, प्रेशर ग्रुप भी है। अगर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भारत सरकार से कहे कि 3 दिन के अंदर यदि आपने इन मांगों को नहीं माना, तो देश के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे, तो सरकार पर दबाव बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक ठाक बनेगा। इतना बनेगा कि हो सकता है कि सरकार आनंद फानंद में उनकी कुछ ऐसी बातें मान ले जो अदरवाइज शायद कभी ना मानती। दबाव बन गया, क्या करें? उसको देख के कुछ और लोगों के मन में आया कि हम भी हड़ताल करके देखते हैं, शायद फायदा मिल जाए। ऑल इंडिया ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन, ट्रक के मालिकों की संस्था है, उन्होंने कहा कि जो आपने ई वे बिल्स वाला सिस्टम किया, उससे हमें दिक्कत हो रही है, तो हम देश भर में स्ट्राइक करेंगे, चक्का जाम करेंगे, एक भी ट्रक देश में नहीं चलेगा, सामान कहीं से कहीं नहीं पहुंचेगा। 72 घंटे का समय दे रहे हैं, उन्होंने 3 दिन का दिया था, हम 72 घंटे का दे रहे हैं। ठीक से सोच लो, अगर 72 घंटे में आपने नहीं माना हमारी बात को अब समझ में आया आप लोगों को, इसीलिए सीसेट में फेल होते हैं बच्चे। अगर आपने 72 घंटे में यदि आपने नहीं मानी हमारी मांगे, तो सारे ट्रक जाम हो जाएंगे, एक भी ट्रक नहीं चलेगा, तो सरकार पर दबाव आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो संभावना है कि सरकार झुक जाएगी। इन दोनों को देख के एक तीसरा समूह खुश हो गया, ऑल इंडिया रिक्शा पुलर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय रिक्शा चालक संघ, और उसने कहा कि यदि 3 दिन के अंदर आपने हवा मुफ्त नहीं की, साइकिल टायर वाली, या कुछ कोई डिमांड मान लीजिए, या हमें जीएसटी से बाहर ही निकाला, तो देश में एक भी रिक्शा नहीं चलेगा। अब सरकार पर दबाव ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा, क्योंकि सरकार कहेगी ठीक है 4 दिन खेल लो, कोई बात नहीं। एक तो जैसी रिक्शाएं बंद होंगी, ऑटो रिक्शा चल पड़ेंगे, ई रिक्शा चल पड़ेंगे, कुछ लोग पैदल भी घूम लेंगे, ऐसा क्या है, इससे बहुत दिक्कत नहीं हो रही ना। और दूसरा जो हड़ताल करने वाला है, वो खुद 3-4 दिन से ऊपर सस्टेन कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कुल बचत 4 दिन की है मैक्सिमम। 4 दिन होते होते उसे संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण है कि कितना सस्टेन कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। इसलिए सरकारें जो होती है ना, सरकार इतनी घायल होती है इन मामलों में, कभी आंदोलन करके देखिएगा, समझ में आएगा। कभी विरोध नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ बात करते हैं, आइए बात करते हैं, बात करेंगे, फिर बोलेंगे हमें 7 दिन का टाइम दीजिए, थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। बड़े बड़े आंदोलन करने वाले जानते हैं कि जो भीड़ इकट्ठी की है वो 7 घंटे से ऊपर चलती नहीं है। 7 दिन तो बारात आती है 1 दिन के लिए, सेकंड रिश्तेदार रहते हैं, थर्ड पति पत्नी दूसरे को मुंह देखते हैं, फिर उसके बाद फिर पेरेंट्स भी भाग जाते हैं उसके बाद। 7 दिन बाद कौन पूछता है? सरकार केवल टाइम लेती रहती है देखने के लिए कि आप सस्टेन करने की ताकत रखते हैं या नहीं। बड़े बड़े आंदोलनों की हवा निकल जाती है इस चक्कर में, क्योंकि सस्टेन करने का ना रिसोर्सेज हैं ना लोग हैं, कैसे करेंगे। इसलिए डेमोक्रेसी का दुख ये है कि जो सचमुच वंचित हैं वो ठीक से प्रेशर ग्रुप बन ही नहीं पाते, और जो पहले से अच्छी स्थिति में है उनका प्रेशर ग्रुप बनने की संभावना प्रबल रहती है। और इस वजह से प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस ये होता है प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से। ऐसा एक मत है, मतलब कभी कभी इसका फायदा भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पहले से अच्छी स्थिति में था, क्योंकि उसके पास प्रेशर बनाने के टैक्टिक्स अच्छे थे, दबाव की क्षमता थी, तो उसने और ज्यादा वसूल कर लिया जितना उसको मिलना चाहिए था उसकी तुलना में। समझ पा रहे? तो आपके सामने जो वाक्य आया वो वाक्य ये है कि राजनीतिक अभिवृत्तियां दबाव समूह और हित समूह के अनुसार भी निर्धारित होती हैं। यानी कि आप जिस हित समूह में होंगे, आप सिंपल बताइए ना, आपका हित समूह या आपका दबाव समूह अगर गलत डिमांड भी करेगा तो आप उसे समर्थन करेंगे या खुल के विरोध करेंगे? जैसे दिल्ली पुलिस और वकीलों में झड़प हुई, क्या एक भी वकील ने खुल के बोला कि वकील गलत कह रहे हैं? क्या एक भी पुलिस वाले ने खुल के कहा कि पुलिस वाले गलत कह रहे हैं? तो टेंडेंसी है कि आप जिस हित समूह से हैं, जिस प्रेशर ग्रुप से हैं, उसकी गलत मांगों का भी आप समर्थन करेंगे। 2 वजहों से, एक तो फायदा आपको हो रहा है, दूसरा विरोध कर दिया तो आप अपने ही सर्कल में बाइकआउट के शिकार हो जाएंगे और आपको एक अलूफ छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे, उसके बाद आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से हमारी राजनीतिक अभिवृत्तियों को तय करने में ठीक ठाक प्रभाव हित समूह का भी होता है।
अगर हरियाणा के जाट समुदाय ने कह दिया कि बीजेपी से हमको फायदा नहीं हो रहा है, जाट लोग बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, तो फिर ये दबाव रहेगा और जाट लोग वोट नहीं डालेंगे, इसलिए इस बार उनकी सीट्स काफी कम होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे ये इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स काम कर रही थी। समझ गए बात को? इस तरह से एफिलिएशंस बनते हैं। तीसरा है अभिवृत्ति की विशिष्टता क्या है, भावनात्मक प्रकार क्या है, राजनीतिक अभिवृत्तियों का महत्व क्या है, ये तो रिपीटेशन की बात हो गई। चौथा है समय, ज्ञान या बौद्धिक क्षमता की कमी की स्थिति में स्वतः शोध प्रक्रिया का प्रयोग होगा, समझा दें सर। स्वतः शोध प्रक्रिया क्या है? अनायास संसाधन, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। मैंने कहा कि समय कम होगा तो आप ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चले जाएंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाने की शर्तें क्या क्या है? पहली बात समय पर्याप्त हो, दूसरा ज्ञान भी पर्याप्त हो उस क्षेत्र का। इनमें से एक भी चीज कम है तो आप सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जा ही नहीं सकते, ये बेसिक सी बात है। और तीसरा है बौद्धिक क्षमता की कमी, उसी सेंस में कि अगर बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत गहराई चाहिए, नॉलेज बेसिक में चाहिए, पर उसके लिए बहुत माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे मान लो आपको एक दिन मन हुआ कि भाई थोड़ा सा दर्शन समझाओ, किसी का मन हुआ मान लीजिए, आपको शौक है दर्शन का। दर्शन का शौक सबको होता है, मतलब एक उम्र के बाद जब पेट भरा हो तो सबका मन करता है दर्शन पढ़ें, क्योंकि अच्छा लगता है सुनने में। कह तो दिया, और उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, देखो सबसे पहले 3 शब्द सुनो, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। अब आपको हिचकोले आने शुरू हो गए। फिर उसने कहा ज्ञान मीमांसा के भीतर ज्ञान मीमांसीय प्रत्ययवाद होता है और ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद होता है। अब आप आगे बढ़ना चाहेंगे या उस मूड में आ जाएंगे, आण देव तो इसी मूड में आ जाएंगे। जैसे ही चीजें मुश्किल होंगी आप सोचेंगे भाड़ में यार कहाँ फंस गए, नहीं समझ बुझा ही नहीं रहा है तो क्या थे। तो जैसे ही बात इतनी गहरी हुई कि आपके स्तर से ज्यादा गहरी हो गई, फिर आप कौन सी प्रोसेसिंग में जाएंगे? ह्यूरिस्टिक या झपकी। इन दो में से एक स्थिति में अकेले ही तो झपकी मार नहीं सकते, भीड़ में झपकी मार लेंगे। अकेले तो आँख खोल के ह्यूरिस्टिक में चले जाएंगे, तो मुंडे हिलाते रहेंगे, हाँ 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 से इतना भाव से हिलाएंगे जैसे इतना गहराई में पहली बार जीवन में समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर आप समझ जाएंगे कि बस किसी तरह सेशन खत्म हो तो आज के बाद ये सवाल नहीं पूछूंगा कभी जीवन में। ये भाव। अभिवृत्ति ध्रुवीकरण, एटीट्यूड पोलराइजेशन। इसका बेसिक मतलब तो ये होता है कि आपका एटीट्यूड सकारात्मकता या नकारात्मकता में एक चरम बिंदु पर चला गया है, इसको बोलते हैं एटीट्यूड पोलराइजेशन। राजनीतिक अभिवृत्तियों का ध्रुवीकरण, यानी कि राजनीतिक एक समाज में किसी राजनीतिक अभिवृत्ति के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया, बहुत बड़ी संख्या एक पार्टी, एक नेता के पक्ष या विपक्ष में एकदम एक हो गई पूरी तरह से, इसको बोलते हैं राजनीतिक अभिवृत्तियों का ध्रुवीकरण। चलिए अभी कह रहे हैं कि राजनीतिक अभिवृत्तियां नोट्स के हिसाब से समझा दी। उसमें केवल एक बात एक्स्ट्रा है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के सेट्स हैं। जैसे कुछ लोग कंजर्वेटिव एटीट्यूड के हैं, कुछ लिबरल के हैं या डेमोक्रेटिक के हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ राइटिस्ट हैं। लेफ्ट विंग का सीधा सा मतलब है जो व्यक्ति गरीबी, वंचन, बराबरी इन मुद्दों पर ध्यान दे। राइट विंग का मतलब क्या है? सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म, नस्ल, इनकी बात करें राइट विंग है। तो जिनका एंटीना नस्ल वस्ल की तरफ जाता है वो राइट विंग की ओर झुक जाते हैं, और जिनके दिमाग में ये है कि बराबरी कैसे आएगी वो लेफ्ट विंग में चले जाते हैं। ऐसे ही सब 2-3 विभाजन है, बस उसका जिक्र आपके नोट्स में कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बचा है आपके पाठ्यक्रम में 2 शब्द बचे हुए हैं, अगर आपने पाठ्यक्रम ठीक से पढ़ा हो तो उसमें 2 शब्द ऐसे हैं जो अभी थोड़े से बचे हैं। उनमें से एक का नाम है मोरल एटीट्यूड्स और एक का नाम है सोशल इन्फ्लुएंस। तो पहले देखिए कि मोरल एटीट्यूड्स क्या चीज है। इस पर मेरे ख्याल से नोट्स नहीं होंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर अपने शब्दों में परीक्षा में आप लिख के आइएगा। दरअसल इस पूरे टॉपिक का एक ही आंसर है, वैसे ही। अगर पूरा टॉपिक समझना हो तो उसके आगे केवल 2 शब्द ले लीजिए, वैसे ही। इसके साथ ही टॉपिक पूरा हो गया आपका। दरअसल इतना ही टॉपिक है। आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब? ये आपके मन में आ रहा कैसे ही या ऐसे ही? तो मैं तो बोल रहा हूं वैसे ही, तो आपके मन में सुनते ही क्या आ रहा है? ऐसे ही निपटा दिया या कैसे? कैसे ही? तो कैसे ही का उत्तर देखिए क्या है। मोरल एटीट्यूड्स में सबसे पहला प्रश्न है क्या है? क्या है ये? क्या है मोरल एटीट्यूड्स? क्या है? ठीक। और दूसरा प्रश्न वही होता है कि इनके जो वैविध्य है या प्रकार हैं वो किस प्रकार का है। तीसरा हो सकता है कि ये जो एटीट्यूड्स हैं वो कैसे बनते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि वैसे ही का मतलब क्या है? उसके बाद कैसे बदला जा सकता है। यही मोटे मोटे 4 पक्ष इसको लेके बनते हैं, लेकिन जो टेंडेंसी क्वेश्चंस की उसको लेके थोड़ा सा हम और देखेंगे। वर्तमान भारतीय समाज कि वर्तमान भारतीय समाज की स्थिति इस मामले में कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहला पक्ष ये क्या है? अब खुद सोचिए, कल आपने पढ़ा पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, उसमें क्या था? राजनीतिक विषयों से संबंधित सभी अभिव्यक्तियों को राजनीतिक अभिव्यक्तियां कहते हैं। यहां क्या होगा? राजनीतिक में राज हटा दीजिए, नी में नय कर दीजिए, हो गया कॉपी पेस्ट। नैतिक विषयों से संबंधित अभिवृत्तियां, नैतिक विषयों या नैतिक मुद्दों से संबंधित जो भी अभिवृत्तियां हैं उन्हें कहते हैं मॉरल एटीट्यूड्स या नैतिक अभिवृत्तियां। कितना सिंपल है, शुरुआत यहीं से कर देनी है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है? तो कल हमने जैसे कहा ना कि राजनीति में कई प्रकार के आ सकते हैं। इसमें उतनी डाइवर्सिटी शायद ना मिले, लेकिन 2 तो आप मोटे तौर पर मान ही सकते हैं। एक तो फंडामेंटल टॉपिक्स हो सकते हैं
कुछ बुनियादी चीजें हो सकती हैं और कुछ हो सकते हैं विशिष्ट मुद्दे, विशिष्ट नैतिक मुद्दे। तो बुनियादी बात है कि कोई नैतिकता को लेकर ही कैसी अभिवृत्ति रखता है, या जो एकदम बुनियादी नैतिक पक्ष है उनको लेकर उसकी अभिवृत्ति कैसी है। तो बुनियादी पक्ष, और उसके बाद विविध या विशिष्ट मुद्दे जिनके नैतिक अनैतिक होने को लेकर सवाल उठ सकता है। बुनियादी पक्ष क्या है? जैसे कोई बुनियादी मूल्य दिमाग में रखिए, जैसे परोपकार। तो परोपकार का एक मूल्य है, दया एक मूल्य है, करुणा एक मूल्य है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इनमें से किसी मूल्य को ही खारिज कर दे कि क्या बकवास है, या नैतिकता को ही खारिज कर दे, यार नैतिकता कुछ नहीं, बकवास होती है। जैसे आप थॉमस होब्स से पूछ ली गलती से कि होब्स ये बताओ कि नैतिकता को लेकर तुम्हारी क्या राय है, क्या बकवास करते हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यक्ति केवल और चरम क्या होता है? स्वार्थी होता है। काहे की नैतिकता? उसका सिद्धांत स्वार्थवाद है, इगोइज्म है। मतलब वो भी नैतिकता के विरोध में नहीं है, वो भी उसकी व्याख्या करेगा कि नैतिकता का संबंध किस चीज से बनेगा, उसके पास भी जवाब है। लेकिन बुनियादी उसका जो स्टैंड पॉइंट है वो ये है कि हर व्यक्ति स्वार्थी है, तो क्यों परोपकार की बात करते हो? तो परोपकार को कोई स्वीकार करता है या खारिज करता है, दया को, करुणा को, नैतिक व्यवस्था को ही कोई स्वीकार करता है या खारिज करता है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, विशिष्ट मुद्दों में आप बताइए कोई ऐसे 5-6 मुद्दे जिनको लेकर नैतिकता अनैतिकता की जंग छिड़ी रहती है समाज में, कि ठीक है ये गलत है, अच्छा है कि बुरा है। जैसे एक तो वही आहार में, कौन कौन सा आहार? शाकाहार हो सकता है, मांसाहार, और बीच में अंडाहार। कई लोग अंडाहारी भी होते हैं भारत में, वो कहते हैं कि हम मांसाहारी से कुछ कम, शाकाहारी से कुछ ज्यादा हैं, हम अंडाहारी हैं। अंडाहारियों के भी 2 वर्ग हैं, पीला आहारी, सफेद आहारी। कुछ लोग पीला हिस्सा हटा के खाते हैं अंडा को, कहते हैं कि हम उतने नॉन वेजिटेरियन नहीं है जितने बाकी एगिटेरियंस हैं, हम उनकी तुलना में कम एगिटेरियन हैं। एगिटेरियन बोलते हैं उनको जो अंडाहारी होते हैं ना। तो सबका भिन्न भिन्न है। तो शाकाहार हो गया, मांसाहार हो गया। और बताइए कोई नैतिक अनैतिक मुद्दा? महिलाओं का धार्मिक स्थल में प्रवेश, सीधे मुद्दा बताओ भैया, सीधे मुद्दा बताओ। जैसे शाकाहार, भगवान को मानना, ये नैतिक मामला नहीं है। भगवान को मानना ना मानना आपका आध्यात्मिक मसला है, इसमें नैतिक क्या है? पहनावा, कि व्यक्ति को अपने पहनावे की छूट हो या ना हो, पहनावे की स्वतंत्रता, इसको लेकर कुछ लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता नैतिक है, कुछ मानते हैं स्वतंत्रता अनैतिक है। हो सकता है भाई, है ना। विवाह से अच्छा आजकल है तलाक। विवाह तो हमेशा से, आपको समझ में आता क्यों हंस रहे हो? ये हर आधे घंटे में हंसना होता है जबरदस्ती। अरे आजकल समाज के सामने, मगर कभी सुना कि विवाह अनैतिक है? कभी ऐसा हुआ इतिहास में? तलाक नैतिक है कि अनैतिक है, ये डिबेट रहती है। तो तलाक को लेकर नैतिक मुद्दा बनता है। विवाह को लेकर कभी सुना कि एक विवाह हुआ था हमारे देश के इतिहास में और तब से देश में नैतिकता, कभी सुना ऐसा? तो विवाह तो नैतिक है, ये व्यवस्था है। नैतिक डिबेट इस बात पे है कि तलाक को नैतिक माने या ना माने। इसलिए बाल विवाह हो सकता है, बाल विवाह हो सकता है, विधवा विवाह हो सकता है, उस सबके मुद्दे पर बात हो सकती है, ठीक है। और कुछ ऐसा जैसे को लिविंग, वो नैतिक है या अनैतिक है ना, ये हो सकता है। या एलजीबीटी के राइट्स जो हैं, हाँ दहेज भी हो सकता है, ठीक है। इससे मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे कोई भी मुद्दा जिस पर समाज में बंटवारा है, जिसके नैतिक या अनैतिक होने को लेकर समाज में बंटवारा है, उसको हम कहेंगे ये नैतिक मुद्दे हैं, जिन पर किसी व्यक्ति की राय से तय होगा कि उसका एटीट्यूड क्या है। चलिए 2 बातें हो गई। अब ये बताना है कि कैसे बनते हैं। इसका उत्तर है वैसे ही। परीक्षा में ये लिख के आएंगे, नैतिक प्रवृत्तियां वैसे ही बनती हैं। तो कैसे बनती है बताओ ना, 2-4 बातें कैसे बनती हैं। सबसे पहले बता दो, परिवार से, स्कूल से, कॉलेज से, समाज से, और इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन, हमारे पास क्या जानकारियां हैं। तो एक शब्द हुआ गिवन इंफॉर्मेशन, हमारे पास क्या सूचनाएं हैं, एक पक्ष ये हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है कि आप किस कल्चरल ग्रुप से हैं, ये पक्ष भी आया था ना, कि आप जिस कल्चरल माहौल से आएंगे, कल्चरल फैक्टर जिनको बोलते हैं। फिर होता है कि ग्रुप एफिलिएशन क्या है, आप कौन से ग्रुप से एफिलिएटेड हैं, इससे फर्क पड़ता है। ग्रुप्स में आप धर्म भी कर लें, धार्मिक समूह, सामाजिक समूह, जो भी हैं, जातीय समूह, कोई भी हो सकता है। चाहे तो परीक्षा को आतंकित करने के लिए कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन आदि से प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के मोटी सी बात वही है कि जैसे बनते हैं कोई भी एटीट्यूड्स, वैसे बनते हैं मॉरल एटीट्यूड्स भी। हाँ ये है कि मॉरल एटीट्यूड्स बनने में ज्यादा बड़ी भूमिका होती है बचपन की। इनमें से अधिकांश एटीट्यूड्स बचपन में बन जाते हैं, और क्योंकि बचपन में बन जाते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका किसकी हो गई? परिवार और स्कूल की हो गई। तो सबसे बड़ी भूमिका है परिवार और स्कूल की, ये बता दीजिए हाईलाइट करके। और माता की महिमा विशेष रूप से बताइए। और जब भी माँ की महिमा बतानी हो तो एग्जाम्पल के तौर पर शशि कपूर का जिक्र करेंगे, अमिताभ बच्चन का करेंगे, या महात्मा गांधी का करेंगे, है ना। वो नहीं करना कि मेरे पास माँ है, वो सब नहीं करना है। महात्मा गांधी का जिक्र कीजिए और एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र कीजिए, उन्होंने भी ऐसी बात कही है। ठीक। तीसरा, आज से 25 साल बाद आपका भी जिक्र होना शुरू हो जाएगा कि दुनिया में 3 महान लोग हुए जिन्होंने माँ की बहुत महिमा को माना है। 2 तो पहले से थे, तीसरा अब हुआ है। तब तक के लिए 2 नाम से काम चला लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, आईएएस की तैयारी करने का असली मजा पता क्या है? जब आईएएस में एक समय के बाद आपके ऊपर सवाल आना शुरू हो जाए। सोचिए, आज से 30 साल बाद आपका नाम लिखा हो, ये कौन है,
इनका भारतीय समाज के विकास में क्या योगदान है? 200 शब्दों का उत्तर लिखें। जिस दिन ये हो गया उस दिन मानिए कि सही तैयारी की थी। ठीक, चलिए। हाँ, किसका? एडिसन। हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम ले सकते हैं। एडिसन की मम्मी बहुत अच्छी थी। कहानी सुनी ना एडिसन की? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी खूब शिकायतें पेरेंट्स से गई थी स्कूल में? पेरेंट्स को लगभग हर छमाही तिमाही बुलाया जाता था स्कूल में कि आपके नौनिहाल ने फिर कोई नया गुल खिला दिया है, ऐसा। अच्छा, एक बात है, जिनके हाथ खड़े चेहरे से भी लगता है कि वो छठे हुए हैं, मतलब वो चेहरे पे वो भाव आ जाता है। देख के लग रहा है कि सच में ऐसे रहे होंगे। ठीक बात है। अब आप में से कुछ लोगों के घर में जब शिकायत दी होगी पेरेंट्स ने, उसके बाद हाथ का या भाषा का प्रयोग करके आपको सुधारने का प्रयास किया होगा, हाथ पैर का। एडिसन की मम्मी, आप एडिसन नहीं बन पाए अभी तक, इसकी वजह आप नहीं, आपकी मम्मी है, क्योंकि एडिसन की मम्मी ने उसको एडिसन बना दिया। तो जब उसको स्कूल से निकाला, आइंस्टीन का भी लगभग यही हाल हुआ था, वो स्कूल में चल नहीं पा रहे थे। एडिसन का भी ये हुआ। उसके प्रिंसिपल ने कहा कि ये बच्चा चल नहीं पाएगा, बहुत ही भोंदू बच्चा है आपका, कुछ दिमाग है नहीं इसके अंदर, कैसे इसको पढ़ाएं, टीचर्स पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो वो समझ गए कि मैन्युफैक्चरिंग एरर है, कुछ क्या करें। लेकिन कहा कि ठीक है, कोशिश की, लेकिन स्कूल के लोग नहीं माने, फिर उसको घर लेके आ गए। बस उस महान स्त्री ने एक ही अच्छा काम, अब पता नहीं किया कि नहीं किया, बाद में लोग कहते हैं किया, बाद में कहानी बन जाती है। हो सकता है एग्जैक्टली ये बोला हो सकता है पिटाई क्यों कस के। और जब इतिहास लिखा जाता है ना, उस समय कुछ नमक मिर्च लगा के बातें पेश की जाती है, उसका अपना मजा होता है। जैसे कल को आप महान बन जाएंगे तो आपके पेरेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने बचपन से ही प्रतिभा को पहचान लिया था, जीवन में एक बार भी पीटा नहीं, केवल प्रेरित किया। और आप सोचेंगे अच्छा ये तो सारा गोल कर दिया, इतनी पिटाई हुई थी, सारा गोल कर दिया। इतिहास लेखन में ऐसा होता है खेल। तो उस माँ ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम्हारे साथ बाकी बच्चे चल नहीं पाएंगे। यही कहा था प्रिंसिपल ने, बस एंगल का अंतर था कि आपका बच्चा बाकी बच्चों के साथ चल नहीं पाएगा। यही उसने कहा कि बेटा, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे, तो तुम्हारे लायक स्कूल नहीं है। उसने कहा था, इसने कहा बेटा स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। प्रिंसिपल ने इतना ही कहा था कि दोनों में लायक होने का संबंध आपस में नहीं बन पा रहा है। और माँ ने कहा कि स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, तो तुम्हें अलग से मैं पढ़ाऊंगी। हो गया महान। उस चक्कर में ऐसे 100-200 बच्चे होंगे जिनकी माताओं ने ये कहा होगा बेटा स्कूल लायक नहीं है, फिर बच्चे नालायक निकले उसके बाद। लेकिन एक आध केस ऐसा हो गया कि उससे इतिहास चल रहा है पूरा का पूरा। तो जब भी आपको मम्मियों का महत्व बताना हो, 3 की मम्मी का महत्व जरूर बताइए, गांधी, अब्दुल कलाम और एडिसन। ठीक है, कैसे बदला जा सकता है, इसका उत्तर भी क्या है? वैसे ही। कैसे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बाध्यकारी संपर्क। अगर कोई किसी संप्रदाय के विरुद्ध है, उसके साथ रखिए 4 दिन, उसको 1 महीना रखिए, ठीक हो जाएगा। तो नफरत वफरत अगर है किसी समुदाय के प्रति, तो बाध्यकारी संपर्क से, अतिरिक्त सूचनाओं से, तो मोटा मोटा क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। ये सबसे अच्छे 3-4 तरीके होते हैं। और एक क्या होता है, जिसको लगता है कि मेरी तो मम्मी काम ही नहीं करती, औरतें तो काम ही नहीं करती, खाली दिन में पलंग तोड़ती रहती है, कोई काम धाम नहीं उनके पास। तो रोल चेंजिंग या रोल प्लेइंग। बोलो कि बेटा 2 दिन मम्मी वाला काम करो, याद कौन आएगी उसके बाद? मम्मी की मम्मी। याद आएगी नानी, काम कर रहा है मम्मी का। तो इस तरह से आप किसी के नैतिक अभिवृत्तियों को बदल सकते हैं। यही सब फार्मूले हैं, क्या छिपा है आप लोगों से? तो बताइए, यहाँ तक का हिस्सा लिख लेंगे आप लोग? चलिए अब आइए अंतिम बात पर, वर्तमान भारतीय समाज। और देखिए, एक संकेत मैं और कर रहा हूं आपको, एथिक्स में कुछ भी पढ़ें तो घर जाके थोड़ा सोचिए कि अगर प्रश्न आपके बारे में आ जाए, सीधे आपके बारे में, कि अपने जीवन के उदाहरण देकर बताइए कि नैतिक अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है। हर टॉपिक में अप्लाई कीजिए अपने जीवन के उदाहरण, और एक 2-2 असली नकली उदाहरण इकट्ठे कर लीजिए। असली एक तो हर जगह मिलेंगे नहीं, मिलेंगे भी तो लिखने लायक नहीं होंगे हर जगह। तो ना मिले या लिखने लायक ना हो तो आसपास देखिए किसी का अच्छा उदाहरण मिल जाएगा, उन सब में अपना नाम ठूसिए बीच में। और नोट्स ऐसे बना लीजिए कि हर टॉपिक पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ हुआ ही है। ठीक है, तो 2 प्रश्न एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, उसको अपने हिसाब से आप मोल्ड कर लीजिए अपना कोई जीवन से जोड़ के। एक तो क्या वर्तमान भारतीय समाज, और एक अंतिम पक्ष यहाँ करेंगे व्यक्तिगत जीवन। ऐसे प्रश्न आने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत है और ये बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण। तो पहली बात, वर्तमान भारतीय समाज में नैतिक अभिवृत्तियों को लेकर क्या सहमति? देखो, जब भी पूछे ना वर्तमान भारतीय समाज, ये भारतीय समाज कहाँ रहता है? कभी देखा आपने इसको? गांव में रहता है। अगर भारतीय समाज गांव में रहता है तो हम कौन से समाज में? हम पाकिस्तानी समाज में, इसका मतलब। तो दिक्कत यह है कि भारतीय समाज कोई एक इकाई नहीं है, भारतीय समाज कोई इकहरी संरचना नहीं है। और क्योंकि भारतीय समाज कोई इकहरी संरचना नहीं है, इसलिए दरअसल सच ये है कि भारतीय समाज गलत वाक्यांश है, भारतीय समाजों में सही वाक्यांश है। पर जो लिख के अजीब सा लगता है कि भारतीय समाजों में, इस संबंध में क्या है, ये नहीं कह सकते ना। तो हम क्या बोलेंगे? भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों में कह देंगे, उससे बात सुनने में ठीक लगेगी। तो भारतीय समाज कोई एक समाज ऐसा नहीं है जिसकी हर मुद्दे पर राय एक जैसी हो। भारतीय समाज के कई धड़े हैं, कई उसके समुदाय हैं, और उन समुदायों की नैतिक अभिवृत्तियों को लेकर अलग अलग किस्म की राय हो सकती है। जैसे एक मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि एक विभाजन हो सकता है ग्रामीण समुदाय का और शहरी समुदाय का। और शहर में भी क्या होता है कि कस्बे से लेकर महानगर तक की बात है। तो ग्रामीण, शहरी, महानगरीय, ये 3 समाज तो भारत में आपको दिखाई पड़ेंगे सीधे सीधे। और आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि ग्रामीण, शहरी और महानगरीय स्थिति में रहने से हमारे नैतिक मूल्यों में ठीक ठाक चेंज आ जाता है, सीधी सी बात है। तो एक तो ये मसला है। जब भी कोई आपसे पूछे कि वर्तमान भारतीय समाज, तो आप इस कॉन्टिन्यूम पर बात करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी।
तो मुझे ये बताइए कुछ ऐसे मूल्य जो ग्रामीण समाज अभी भी स्वीकार करता है, शहरी समाज कंफ्यूजन में है और महानगरीय समाज उसे प्रायः छोड़ चुका है, ऐसे कौन से मूल्य हो सकते हैं? जैसे एक है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था की पवित्रता में ग्रामीण समाज का ठीक-ठाक विश्वास है। शहरी समाज का थोड़ा है, थोड़ा नहीं है, कंफ्यूजन सा रहता है। और महानगरीय समाज प्रायः उससे बाहर निकल गया है, केवल विवाह का संबंध कहीं-कहीं बीच में आता है। अगर विवाह के संबंध को छोड़ दें तो बाकी मामलों में जाति व्यवस्था के मूल्य महानगरीय समाजों में एक्टिव नजर नहीं आते हैं। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है? सबसे आसान एग्जाम्पल ये है कि आप में से एक भी विद्यार्थी बैठते हुए ये नहीं सोचता कि साथ में बैठा व्यक्ति किस जाति का है। इसका ये प्रमाण है। आपने सोचा एक बार भी? नहीं सोचा ना। अच्छा, आपको पता लग भी जाए तो फर्क पड़ेगा आपको इस बात से? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप महानगर में हैं, महानगरीय सोच के साथ जी रहे हैं, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। महानगर की पहचान है मेट्रो। मेट्रो में ऐसा लिखा होता है क्षत्रिय डब्बा, ब्राह्मण डब्बा, ऐसा कोई लिख के देखे एक बार, डब्बा फूंक देंगे लोग। कौन पूछता है ये सब बात? इतनी भीड़ है, इतना सट के जाना पड़ता है, आपस में चिपक के, कहाँ कोई मतलब रहता है इस बात का? कोई छुआ-छूत मारने वाला मेट्रो में जाकर देखे। इतनी जगह से लोग छू रहे हैं, इतना छुआ-छूत हो जाएगा एक दिन में, सारा अनुच्छेद 17 खत्म हो जाएगा एक सेकंड में। इतनी भीड़ है, ब्रेक लगी, सब इस तरफ गए। और क्योंकि सब साथ-साथ, जैसे कोई गिरेगा नहीं, सब लौट, जैसे भूकंप में नेहरू बिल्डिंग नहीं गिरती है, सारे डब्बे पे डब्बे खड़े हुए हैं, सारे एक साथ ऐसे हुए, सारे ऐसे हो गए। गिरने की जगह तो मिले तब तो गिरे। ऐसे ही मेट्रो में कोई गिरता नहीं है। बस ये कि अगर झटका उधर गया तो उधर जो लास्ट वाला है वो दीवार से भिड़ता है जोर से, उसके ऊपर 20-30 का दबाव आता है, फिर अगली बार वो हिसाब बराबर कर लेता है उधर जब चलता है। लेकिन बीच वाले जो है उनका इतना ही काम है, यहाँ से पिटे, वहाँ से पिटे, और इस तरह से हिलते-डुलते पहुंच गए। और वहां यदि कोई ये पूछे कि भाई साहब आप मेरे एकदम साथ खड़े हो, कौन सी जाति के हो, समझ रहे हो? उसके बाद क्या होगा? हर जगह से जूते चप्पल निकलेंगे और उसकी इतनी मतलब सुताई होगी उसके बाद। महानगर में काहे की जाति व्यवस्था चलेगी? नहीं चल सकता है। तो चलिए, जाति व्यवस्था एक हो गया मसला। दूसरा बताइए परिवार। परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार की पवित्रता। देखिए, संयुक्त परिवार चलता तो गांव में भी नहीं है, ये कहने की बातें हैं, कहानियां हैं, पवित्र कहानियां हैं केवल। अगर आप सोशियोलॉजी के विद्यार्थी होंगे तो आप इस बात को समझेंगे। परिवार का संयुक्त होना और परिवार का फिर एकल हो जाना, एकल परिवार का फिर संयुक्त हो जाना, संयुक्त का फिर एकल हो जाना, एक सामान्य क्रम है जो अनादिकाल से चला रहा है, जो हमेशा चलेगा। और यदि आप सीधे सीधे धर्म और मूल्यों पर नहीं पहुंच जाते हैं तो रीजंस को समझेंगे तो आप समझेंगे कि महानगर में संयुक्त परिवार चल ही नहीं सकता है, शहर में ही चलना मुश्किल है। लेकिन संयुक्त परिवार केवल वहां चलेगा जहां परिवार के सब लोगों की आजीविका या उत्पादन का साधन समान है या समान प्रकृति का है। गांव में चलता है क्योंकि गांव में 3 या 4 भाई हैं, चारों खेती करते हैं, उसी गांव में सबकी जमीन है। जब एक ही गांव में सबकी जमीन है, सबको खेती ही करनी है, कोई वजह नहीं है कि अलग रहे। जब एक किचन से काम चल सकता है तो 4 किचन क्यों बनाएंगे? मिलजुल काम हो जाता है। छोटे बच्चे पल जाते हैं, 4 मम्मी या 4 पापा घर के अंदर है, बड़े पापा, नंबर 2 पापा, नंबर 3 पापा, नंबर 4 पापा, छुटकू पापा, बड़कू पापा, बड़की मम्मी, छुटकी मम्मी। जब इतने सारे मम्मी पापा मिल रहे हैं बच्चों को तो क्या दिक्कत है? सब खुश रहते हैं कि सारे बच्चे पल गए आराम से। गांव में संयुक्त परिवार का चलना मुफीद है, फायदे की बात है, इसलिए चलता है। किसानों में जिनके पास जमीन है, जिनके पास जमीन नहीं उनमें नहीं चलेगा, जिनके पास जमीन होगी उनमें चलेगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करती है। अब नौकरी पेशा परिवार में 4 भाई हैं, एक की नौकरी चेन्नई में है, एक की लखनऊ में है, एक की अंडमान में है, तो चौथे की मान लो लद्दाख में हो गई। अब चला लो जॉइंट फैमिली इनकी बात। रोज शाम को लोग पहुंचते दिल्ली, जॉइंट फैमिली का मूल्य देखिए। लद्दाख से रोज फ्लाइट से आता है कि रात को खाना सब मिलकर खाएंगे, चल पाएगा? कैसे चलेगा? इसलिए बड़ी अच्छी स्टडीज हैं। महानगर में जॉइंट फैमिली केवल उनकी चल सकती है जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वाले आदमी का ट्रांसफर नहीं होता और संसाधन इतने हैं कि सब साथ में रह सकते हैं। कोई मजदूर या मध्यवर्गीय व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति महानगर में जॉइंट फैमिली कैसे बनाएगा? न संसाधन इतने हैं, न नौकरी का ठिकाना है, आज है कल नहीं है। ये लफाजी है कि संयुक्त परिवार महान मूल्य है, हमेशा से ऐसा हुआ है। संयुक्त से एकल, एकल से संयुक्त। अभी आप लोग संयुक्त परिवार में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अब 2-3 भाई बहन हैं, एक साथ रहते हैं। एक आध की शादी हो जाएगी, अगर बेटा है, बेटी हो तो चली जाएगी, बेटा है तो शादी के बाद वही रहेगा। अभी जॉइंट फैमिली हो गई कि माता पिता, एक विवाहित बेटा, उसकी पत्नी और शायद चुन्नू मुन्नू कोई है साथ में, 2 अविवाहित बच्चे हैं घर में, जिनमें से एक IAS की तैयारी करे दिल्ली जाके और एक वहीं पर है। अभी जॉइंट फैमिली चल रही है। जिस दिन आप सबकी शादी हो जाएगी उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी वजह बन जाएगी कि सब अलग हो जाएंगे, तीनों अलग अलग हो गए। और 25 साल बाद क्या होगा? जब बड़े भाई के 2 बच्चे हैं उनमें से पहले की शादी होगी, फिर क्या हो जाएगा? बहू घर में आ जाएगी, फिर कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। ये चक्र चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। फंक्शनल जॉइंटनेस बनी रहती है। फंक्शनल जॉइंटनेस जो आप भी करने वाले हैं। अब सबका सपना होगा कि जिन माँ बाप ने इतना सपोर्ट किया, खून पसीना एक करके हमें पढ़ाया लिखाया, उनके लिए मैं क्या कर दूं, मैं उनके लिए ये कर दूंगा, मैं उनके लिए वो कर दूंगा, और आप ढेला भर नहीं कर पाएंगे उनके लिए। IAS बनने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके पास आके रहेंगे ही नहीं, रहेंगे गाँव में। आप कहेंगे मैं कलेक्टर हूँ, आके देखो, जंगल में मोर नशा किसने देखा, यहाँ तो आओ, मैं अंडमान में कलेक्टर हूँ, आओ यहाँ पर आओ। वो आएंगे 2 दिन 3 दिन रहेंगे, कहेंगे बेटा अच्छा नहीं लगता है, हाँ तो बहुत ताकतवर है, कोठी बहुत बढ़िया, पर हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें तो गाँव जाना है, हर खुश से मिलना है। उसके साथ उनको वही अच्छा लगता है, रहेंगे वहीं वो। फिर आप क्या करेंगे? हर महीने कुछ पैसा भेज देंगे, हर महीने गांव के दोस्तों से बोल के उनकी देखभाल करवाते रहेंगे, चेकअप करवा देंगे कि तबीयत खराब ना हो। जा नहीं पाएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं फंक्शनल जॉइंटनेस, कि जॉइंट फैमिली नहीं है और जॉइंटनेस बनी हुई है। और त्योहार के समय सारे भाई बहन इकट्ठे पहुंचेंगे घर पे, ताकि पेरेंट्स को भरोसा रहे कि जॉइंट फैमिली का एलिमेंट बना हुआ है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली को लेकर आपकी उम्र के बच्चे को बड़े सेंटिमेंटल होकर बात करते हैं कि एक जमाना था जब भारत सोने की चिड़िया था और सिर्फ परिवार होते थे, अब परिवार एकल हो गए, चिड़िया में से सोना निकल गया सारा का सारा। तो ऐसी कल्पनाएं करने से बचिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन संयुक्त परिवार की पवित्रता का मूल्य, ये मूल्य गाँव में ज्यादा है, ये बात ठीक है। गाँव में ज्यादा है, शहर में है और नहीं है, महानगर में लगभग नहीं है, कोई नहीं पूछता जॉइंट फैमिली के वैल्यू को, मन ही मन में रहता है। पहली पीढ़ी के महानगरीय व्यक्तियों को लगता है, कसक रहती है, काश मैं गाँव में होता, काश मैं जॉइंट फैमिली में होता, रिटायर होने के बाद वहीं जाऊंगा, वहीं रहूंगा, गाय की सेवा करूंगा। रिटायर होकर जाता है, कोई पूछ भी नहीं करता उसको, वहां पर 4 दिन में लौट के वापस अपना मुंह लेके आया था वापस कि जहाँ था वहीं ठीक हूँ। उसे लगता है गाँव में सब वेट कर रहे हैं उसका, और गाँव में सब अपना काम कर रहे हैं, कोई नहीं वेट कर रहा है। तो ये समझ में आता है जब आदमी गाँव में जाता है। आप में से कितने का सपना है रिटायरमेंट के बाद गाँव में रहने का? हाँ, यही होगा जो बताया मैंने आपको। और अगर समझना हो तो इसके लिए काम करना, एक कहानी है, उसका नाम है वापसी, उषा प्रियंवदा लेखिका है, उसको पढ़ लेना एक बार। उसको पढ़ के एहसास होगा कि ये मत कहना कि उनके साथ ऐसा हुआ, ये समझना कि मेरे साथ होने वाला है, ये ज्योतिष की भविष्यवाणी है आपके बारे में, इस तरह से देखना। चलो नंबर 3 बताओ जल्दी से। विलेज और टाउन और मेट्रोपॉलिटन सिटी। कोई और मूल्य बताइए नैतिक? कास्ट को लेकर फास्ट फूड, ये नैतिक मूल्य है फास्ट फूड? ऐसी बात है। 2-3 बातें बता दीजिए। अंधविश्वास, नैतिक मुद्दा बताओ। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज का मामला या स्त्री अधिकार, स्त्रियों के अधिकार। अपने माता पिता से बात करना कभी इस बारे में, और निष्कर्ष वही निकलेगा जो मैं आपको संकेत कर रहा हूं अभी। गांव के लोग, इंक्लूडिंग गांव की महिलाएं, अपवाद छोड़कर, अगर आप उनसे कहें कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, अब महिलाएं बराबर हो रही हैं, तो वो क्या कहेंगे? अच्छा हो रहा है कि बहुत खराब हो रहा है? बहुत खराब हो रहा है। आजकल छोरियां बिगड़ रही हैं। हम तो ब्याह के भेजे गए थे, उसके बाद हमारे माँ बाप बोले कि बेटा डोली गई है, अर्थी आएगी वहां से। 1-2 बार मुंह सुझा के हम गए, वहां से भगा दिया, भागो यहाँ से। आजकल की माताएं अपनी बच्ची से हालचाल पूछ के उसका मिजाज खराब कर देती हैं, हस्तक्षेप करती हैं। महीने में एक बार माँ अपनी बेटी से हाल पूछ लेती है, मजाक है? संस्कृति का पतन हो रहा है। अरे ब्याह दिया तो कहे पूछते उससे तुम कैसी हो? पति ने पीटा है, कोई बात नहीं, पति है तो पीटेगा ही, ये होती है अच्छी माँ। और आजकल की माताएं समझती नहीं है इस बात को। तो स्त्री के अधिकार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर विलेज में अच्छी धारणा है कि बुरी धारणा है? शहर के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा, टाउन के लोग कुछ बोलते हैं हाँ ठीक है, उसको नहीं ठीक नहीं, क्योंकि वो संक्रमण में है ना, अभी गाँव से महानगर के बीच में फंसे हुए। और यहाँ के लोग बोलते हैं नहीं ये ठीक है। मतलब यहाँ रिलेटिवली समर्थन में ज्यादा लोग होंगे, सारे तो यहाँ भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ समर्थन की मुद्रा ज्यादा होगी, ये बात सही है। फिर जो आजकल यूथ कल्चर होती है, यूथ कल्चर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी बच्चा पार्टी घूम रहे हैं और थोड़ा बहुत आवारागर्दी कर रहे हैं, थोड़ी आदतें खराब हो गई हैं, लेट नाइट पार्टी चल रही हैं। इसको लेकर भी शहर में स्वीकृति का भाव ज्यादा होगा या कम होगा? पेरेंट्स थोड़ा मॉड होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे बहुत स्मार्ट टाइप के हैं। मतलब यूरोप में तो ट्रेंड ये इस समय है कि अगर 16 साल का बेटा या बेटी है और उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, तो माता पिता के लिए शर्मिंदगी की बात मानी जाती है वहां पर। आपको मजाक लग रहा होगा, सीरियसली कह रहा हूं ये बात, शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। बच्चा 16 साल का है और अकेला है, मतलब पेरेंट्स खाप टाइप फीलिंग आती है उनको कि क्या लोग कहेंगे हमारे बारे में, ये स्थिति है। अभी इनके मन में आ रहा है कि काश वहीं पैदा होते हैं, यही मन में आ रहा है ना। समझ रहा हूँ, चेहरे के भाव बता रहे हैं कि गलत देश में ना, इस देश लाडू, इस देश में आना ही नहीं चाहिए था। चलो, यूथ कल्चर को लेकर गांव में बुरा माहौल, शहर में मिक्स माहौल, महानगर में ठीक माहौल। मोटी मोटी सी बात ये है, आप समझ सकते हैं कि भारतीय समाज का मतलब ऐसा ही डाइवर्स सोसाइटी के रूप में हम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अगर 2-3 मुद्दे लेने, जैसे डिवोर्स की बात, मैंने कि डिवोर्स भी नहीं आया, हाँ तो एक लीजिए डिवोर्स, तलाक 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 तलाक। अच्छा मान लो, ये बताओ कि आप अपने पेरेंट्स से कहें, दोनों में हाथ खड़ा करो, 2 वोटिंग करवा लो। पहला कि पापा या मम्मी मुझे अपनी इच्छा से विवाह करना है। आप में से कितनों के पेरेंट्स बोलेंगे हाँ बेटा कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उन्हीं से है सिर्फ, बाकी से नहीं है, कि बेटा अपनी मर्जी से शादी कर लो, कोई बात नहीं बेटा, हम तो मॉडर्न हैं, तुम्हें पता ही, हम तो बहुत मॉडर्न पेरेंट्स हैं, बच्चों की इच्छा से शादी होनी चाहिए, कर लो बेटा कर लो, शादी करवा दी। 2 साल बाद आपने फिर से कहा पापा तलाक लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनमें से वो लोग हाथ खड़ा करे जिनको भरोसा है कि पेरेंट्स कहेंगे हाँ बेटा ले लो। अब इनमें 4 उठे हैं, देखिए, अच्छा 2-3 यहाँ भी हैं, 6-7 हो गए। तो पहली बार में करीब मेरे ख्याल 30-40 से 29 से 4 या 5 बचे तलाक के मामले में। इससे पता लगता है कि प्रेम विवाह को लेकर समाज फिर भी लचीला हो गया है, लेकिन तलाक को लेकर तो लगता है कि भाई ये तो बहुत ही अधम कृत्य है। तो गांव में अगर आपने कहा कि पापा तलाक ले रहे हैं, वो 6 दिन समझ नहीं पाएंगे क्या लेना चाह रहे हैं। बेटा बचपन से हर चीज तो दी है तुम्हें, और क्या चाहिए अब तुम्हें, तो कई दिन लग जाएंगे समझाने में क्या मांग रहे हो तुम भाई। तो शहर के लोग क्या होंगे, कंफ्यूज। और महानगर बोलेंगे हाँ ठीक है यार, चल पाया तो ठीक है, नहीं चल पाया तो क्या हो गया, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है तो आदमी क्या करे, नहीं बन पाई तो आदमी जीना छोड़ देगा क्या, कोई बात नहीं, कर लो, दूसरी शादी कर लेना। ये बड़े शहरों में इस तरह का टेम्परामेंट रहता है। अब बताओ अल्कोहल को लेकर कैसा भाव रहता है?
महानगरों में आजकल पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी के अल्कोहल के सेवन की संभावना को लेकर सहज है या असहज है? सहज है। वो बहुत टेंशन नहीं लेते, उनको पता है कि हम समझाएंगे तो भी पिएगा, नहीं समझाएंगे तो भी पिएगा। बस इतना है कि थोड़ा कंट्रोल में रहे व्यक्ति तो उतना ठीक है, तो वो उसी टेम्परामेंट से बात करते हैं। लेकिन परंपरागत समाज जितना होगा वहां पर इस तरह की आजादियों पर प्रतिबंध ज्यादा होंगे। हो गया, बस इतना ही है, इन सबसे आप काम चलाएं अपना। अब आइए इस तरफ, पर्सनल एक्सपीरियंस वाला, व्यक्तिगत जीवन। सोशल इंटरेक्शन, ये नैतिक अनैतिक पक्ष होता है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब है समाज में किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति से बात करना, ये अनैतिक मसला है? हाँ, हो सकता है। इसमें इसी में लिखा हुआ है कि आप गलत कह रहे हो सकता है। इसको सोशल इंटरेक्शन नहीं बोलेंगे, ये सोशल इंटरेक्शन के 1000 में से एक प्रकार की बात आप कर रहे हैं। और जब एक प्रकार की बात करते हैं, सड़क पे गाय जा रही है और आप बने सड़क पे जानवर जा रहा है, ठीक नहीं लगता है ना? बोलो गाय जा रही है ना? गाय जा रही है और सड़क पर पशु जा रहा है, एक बात नहीं होती है। स्पेसिफिक बात के लिए स्पेसिफिक शब्द हैं भाषा में। तो सोशल इंटरेक्शन नैतिक है कि नैतिक, एक अबूझ वाक्य है। मेल फीमेल इंटरेक्शन गांव के लोग ठीक मानते हैं, ये बूझने योग्य वाक्य है, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे रैंडम लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। हाँ, वेस्टर्न इंडियन ड्रेसेस आ सकती है, एकदम आ सकती है, सही बात है, उसको भी लिखिए। तो गांव में आजकल वेस्टर्न ड्रेसेस चलती हैं, दिक्कत आती है? आप में से कितने बच्चे लोग गांव से सीधा संबंध रखते हैं अभी भी, मतलब गांव जाते रहते हैं? अच्छा, तो गांव में लड़के लोग जीन्स पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों को आज तक दिक्कत आई है इतिहास में कभी भी कुछ पहनने को लेकर? नहीं आई ना, तो अब कैसे आएगी? आपके गांव में लड़की जीन्स पहनती हैं? अच्छा, कितने लोगों ने गांव में लड़कियों को जीन्स पहने देखा है? ठीक से हाथ खड़ा करो। अरे वाह, इसका मतलब मेरा गांव बदल रहा है, इसका मतलब ये हुआ जी। आप कह सकते हैं कि दिव्यांग जन के प्रति जो समाज का टेम्परामेंट है उसकी स्थिति क्या है? आप कह सकते हैं कि महानगरों में अब थोड़ी सी संवेदनशीलता बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन अभी कस्बों में और गांवों में संवेदनशीलता उस तरह की नजर नहीं आती है। मतलब इंडिविजुअल में आ सकती है, पूरे समाज की अभिव्यक्तियों में नजर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आजकल महानगरों में आपको फिर भी दिखेगा कि ठीक ठाक सेंसिटिविटी पहले की तुलना में बननी शुरू हो गई है, कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। अब देखो, ये बताने की अपने व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण दीजिए। ऐसा एग्जाम्पल कि पहले आपका मॉरल एटीट्यूड क था और अब ख हो गया है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देना है। तो इसमें हमेशा क्या ध्यान रखना है? आपने वो फोटो देखी है विज्ञापन में, पहले और अब वाली? कोई व्यक्ति पहले 160 किलो का था, अब वो 40 किलो का रह गया है, पहले अब, है ना? तो अपना मॉरल के बारे में ऐसे बताना कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ, जब से ऑपरेशन हुआ मैं ऐसा हो गया हूँ। तो इसमें नेचुरल है कि पहले खराब दिखाना है, अब अच्छा दिखाना है। ये नहीं कि पहले मैं धर्मनिरपेक्ष था किंतु अब मैं घोर सांप्रदायिक हो गया हूँ, ऐसा नहीं दिखाना है ना। तो पहले मैं बुरा था, अब मैं अच्छा हो गया, ऐसा कुछ। जैसे एक ही हो सकता है कि पहले मैं सांप्रदायिक अभिवृत्तियों से प्रभावित था, भाषा ऐसे लिखना, सांप्रदायिक अभिवृत्तियों से प्रभावित था, यानी कि मैं सामुदायिक दंगों का नेतृत्व करता था, ऐसा नहीं। सांप्रदायिक अभिवृत्तियों से प्रभावित था क्योंकि मुझे ऐसा माहौल मिला था, क्योंकि स्कूल का नाम मत लिखना, आजकल ठीक नहीं है माहौल, क्योंकि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं ये करता था, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे थे, ये सब नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता खुद भी ऐसे विचार रखते थे, ये नहीं। कुल मिला कि माहौल ऐसा मिला, आस पड़ोस ऐसा मिला कि उसमें एक धर्म विशेष के प्रति, बेशक धर्म का नाम लिख सकते हैं, कि मुसलमानों के प्रति या ईसाइयों के प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति बन गई थी, हिंदुओं के प्रति बन गई थी। अगर आप मुस्लिम हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि हिंदू समाज के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति बन गई थी। और उसके बाद बताना, उसके बाद मैं चला गया VLCC, या उसके बाद मैंने मोटापा कम करने का ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया, नैतिक मोटापा। मतलब कुछ बताना कि उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ मुझे नया माहौल मिला, दूसरे धर्म के कुछ लोग मिले, फोर्स्ड कॉन्टैक्ट हुआ, उनसे बातचीत हुई, लंबा समय साथ में गुजारा हमने। सबसे सेफ होता है कॉलेज। और उसके बाद मैं चला गया कॉलेज। क्लास में तो मैं जाता नहीं था, तो बाहर मेरे दोस्तों से बात होती रहती थी। भाई ध्यान रखना, मजाक को मजाक ही समझना, कहीं सच में लिख के आ जाए। लिखना ये है कि कॉलेज में ऐसा ग्रुप बना, एक ऐसा समूह बना जिसमें उस समुदाय के लोग भी शामिल थे जिस समुदाय को लेकर मेरी अभिव्यक्तियां नेगेटिव थी, और उस समुदाय के एक दो व्यक्ति इतने शानदार थे कि उनके साथ समय गुजारने पर मेरी गलतफहमियां दूर हुई और मैं समझ गया कि संप्रदाय विशेष से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है। व्यक्ति की अच्छाई बुराई एक अलग पक्ष है। हर संप्रदाय में कुछ अच्छे बुरे व्यक्ति हो सकते हैं, सामान्य सी बात है। एक ही हो गया। ऐसे ही जाति को लेकर कर सकते हैं, तो सांप्रदायिकता है, जाति की बात कर सकते हैं, लिंग भेद की बात कर सकते हैं कि पहले मैं लिंग भेद के प्रति आग्रही था, सामाजिक परिवेश में मुझे लगने लगा था कि पुरुषों के विशेष अधिकार होते हैं, लड़कियों के घर में चूल्हा चौका ही करना चाहिए, आदि आदि। उसके बाद मैं चला गया JNU मत लिखना भाई, इस समय खतरे की बात है। JNU भी खतरे में है, और JNU का नाम लिखते ही आप भी खतरे में आ जाएंगे इस समय। तो कुछ भी BHU तो मत लिखना यार, कुछ भी। कॉलेज ठीक है। उसके बाद मैं सनातन धर्म महाविद्यालय चला गया, नाम क्या लिखना है। उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला, एक टीचर मिल गए, कुछ दोस्त मिल गए, कुछ मैगजीन्स पढ़ ली, पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ भी ऐसा करके। और उसके बाद मैंने पाया, क्या पाया, कुछ समय लिंग भेद था। उसके बाद मैंने समझा कि पुरुष हो या स्त्री या थर्ड जेंडर, सभी के समान मानवाधिकार होने जरूरी हैं। संविधान सबको बराबर मानता है, तो हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें बराबरी हो। तब से मैं अपनी बहन के प्रति और अपने समाज में अन्य जो परिवार में लड़कियां उनके प्रति सहृदय भी हूँ, संवेदनशील भी हूँ, और घर में पेरेंट्स के सामने कोशिश करता हूँ कि वो उनके अधिकार को भी उतना ही सम्मान दें जितना मेरे अधिकारों को मिलता है। ऐसी भाषा में लिखना है, लिख लेंगे।
एक आध मुद्दा और बताएंगे कि पहले मैं को लिविंग को बहुत बुरा समझता था, जब से मैं खुद उसमें गया मुझे अच्छा लगता समझ लीजिएगा। मैंने बस ध्यान रखना कि जो पढ़ रहा है वो 60 साल का है और उसको खतरा है कि उसके बच्चे तो बाहर चले गए हैं, तो उसको उसका खतरा बढ़ाइएगा मत, टेंशन में आ जाएगा वो व्यक्ति। ऐसी बात नहीं, ठीक है। और क्या मुद्दा हो सकता है बताओ? कौन सा बात? प्रदेशवाद, हाँ क्षेत्रवाद ज्यादा ठीक लगता है। क्षेत्रवाद से यूनिवर्सल वैल्यूज हो गई आपकी, ठीक है, अच्छी बात है। नस्लवाद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। कई ऐसे बच्चे हैं जो नस्लवाद को नक्सलवाद लेके आ जाते हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने कई को भी देखी है कि दुनिया में 3 नक्सल हैं, एक सफेद नक्सल, पीली नक्सल, तो भाई ध्यान रखिएगा, इतनी मोटी बात ठीक नहीं होती। नस्लवाद और नक्सलवाद का अंतर बनाए रखिएगा, कई बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। चलिए ये टॉपिक समाप्त हुआ, मॉरल एटीट्यूड्स। अब इस टॉपिक का आखिरी शब्द आपके जो पाठ्यक्रम में है उसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। सोशल इन्फ्लुएंस क्या चीज है देखिए। सोशल इन्फ्लुएंस को हिंदी में क्या बोलना चाहिए? सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। सोशल इन्फ्लुएंस क्या चीज है? इसमें क्या कोई समझाएगा सोशल इन्फ्लुएंस? तो इसका पहला हिस्सा क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सामाजिक प्रभाव क्या है, ठीक? किस प्रकार पड़ता है, यानी हम पर सामाजिक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, कितने रूपों में पड़ता है? मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं ब्रैकेट में लिखिए, कितने रूपों में, कितने रूपों में पड़ता है। और इसकी तुलना भी कर लेंगे, जो विभिन्न प्रकार हैं उनकी तुलना कर लेते हैं। फिर एटीट्यूड्स और सोशल इन्फ्लुएंस का संबंध क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस एंड एटीट्यूड, इसमें क्या क्या लिंक बनाया जा सकता है, किस किस तरह की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव का सिंपल सा मतलब है समाज का व्यक्ति पर जो भी प्रभाव है, व्यक्ति पर समाज का जिस भी रूप में प्रभाव पड़ता है, उस सब के समूहन को या समुच्चय को सामाजिक प्रभाव कहते हैं। और ये प्रभाव सबसे बेसिकली जो पड़ता है उसकी प्रक्रिया का नाम क्या है? समाजीकरण। तो आमतौर पर सामाजिक प्रभाव की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं सोशलाइजेशन। और वो आपको बात ध्यान है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सोशल है या एंटी सोशल है या अनसोशल है या ए सोशल है। तो क्योंकि बच्चा मूलतः ए सोशल है, समाज तटस्थ है, और हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति सामाजिक हो ही जाता है। इसका मतलब एक समाज तटस्थ बच्चे को समाज का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, और ये सारी प्रक्रिया जिस चीज से होती है उसी को बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस या सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव की मात्रा हमारे ऊपर कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ मामलों में तो इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति समाज की फोटोकॉपी बन जाता है, प्रोटोटाइप बन जाता है, कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है। और इसलिए व्यक्तित्व की परिभाषा देने वाले कुछ लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व उतना ही है जितने आप अपने समाज से अलग हैं, जितने आप अपने समाज के जैसे हैं। मान लीजिए कि ये आपका समाज है, इसका ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर है, सोचने का, समझने का, रिएक्ट करने का, अभिव्यक्ति करने का, वो सब एक खास तरीका है समाज का। अगर आप ठीक ऐसे के ऐसे व्यक्ति हैं, जो कि आपको गांव में, कस्बे में ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो एकदम वैसे होंगे जैसे उस समाज के व्यक्ति के बारे में आपकी राय होती है कि वैसा व्यक्ति होगा, तो इसकी पर्सनैलिटी शून्य है। आप उतने ही व्यक्ति हैं जितनी मात्रा में अपने समाज से अलग हैं। आप में अनूठा तो उतना ही हुआ ना। और व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है? उन स्थिर विशेषताओं का समूह जो व्यक्ति को बाकियों से अलग करती है। सिंपल एग्जांपल, जैन समाज है मान लीजिए, और जैन समाज में एक गांव में 100 लोग रहते हैं और उनकी कुछ खास मान्यताएं हैं। लगभग सब लोग उन मान्यताओं को मानते हैं। जो व्यक्ति उन सभी मान्यताओं को मानता है, उनके विपरीत या उनसे भिन्न एक भी मान्यता को नहीं मानता है, आप कहेंगे पक्का टाइप है, टिपिकल जैन है इस गांव का, यही कहेंगे ना। अब उसके घर में एक बच्चा हुआ, वो भी ठीक वैसा ही निकला, तो क्या इसके पास कुछ खास व्यक्तित्व है या एक फोटोकॉपी है? तो फोटोकॉपी है। इसका व्यक्तित्व उतना ही है जितना ये अपने सामाजिक समूह से पृथक है, अलग है, खास है। इसलिए व्यक्तित्व की परिभाषा में यह भी है कि आप सोशल इन्फ्लुएंस से किस मात्रा में लड़ पाए हैं। सोसाइटी चाहती है कि व्यक्ति को एकदम अपने जैसा बना दे, और व्यक्ति कोशिश करता है कि अपनी स्वाधीनता को बनाए रख सके। इसी टकराहट में जिंदगी चलती है, और धीरे धीरे अधिकांश व्यक्ति क्या हो जाते हैं, एक उम्र के बाद उसको बोलते हैं कन्फर्मिस्ट हो जाते हैं। ये शब्द सुने आपने? कन्फर्म में ओ है, ये वाला ओ, पहले वाला तो ओ होता ही है। कन्फर्मिस्ट, CONFORMIST। कन्फर्मिस्ट का मतलब है समाज ने जो जो कहा उस चीज को फॉलो करने वाले। रिचुअल जो है, रिचुअलिस्टिक लोग जो हैं, रूढ़िवादी हैं, वो लोग ऑर्थोडॉक्स। बड़े बड़े क्रांतिकारी जीवन के उत्तरार्ध में आके कन्फर्मिस्ट हो जाते हैं, तो निकल जाती, फिर लगता है कि अरे यार सब ठीक ही तो है, चलने दो ना, क्या मतलब है।
समाज चाहता है कि हर व्यक्ति कन्फर्मिस्ट हो जाए, समाज ये कोशिश करता है, कुछ व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहते, और जो सारे प्रभाव मिलकर किसी बच्चे को धीरे धीरे कन्फर्मिस्ट बना देते हैं, उनका नाम क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस है। तो मोटी सी बात क्या है, बचपन से लेकर जीवन पर्यंत समाज द्वारा व्यक्ति पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभावों का समुच्चय सामाजिकरण कहलाता है। इस पूरे प्रभाव को ही सामाजिक प्रभाव या सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। स्पष्ट एकदम? चलो, अब ये बताओ कि समाज आपके ऊपर किस किस तरह से प्रभाव डाल सकता है? समाज का प्रभाव आपके ऊपर कैसे कैसे पड़ा, उसका माध्यम क्या क्या था? 3 माध्यम इसके प्रायः माने जाते हैं। एक माध्यम तो होता है अवलोकन। अवलोकन के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? ऑब्जर्वेशन। अवलोकन, अवलोकन का मतलब है समाज ने कहा नहीं आपसे कुछ, ना समाज ने दबाव बनाया, ना समाज ने इच्छा व्यक्त की कि बबुआ तुम ऐसे हो जाओ या बबुआ तुम वैसे हो जाओ। समाज ने कुछ नहीं कहा, पर आप समाज को देखते 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 सीखते गए और वैसे हो गए। ये वाली प्रक्रिया सीमित है या बहुत बड़ी मात्रा में है? बहुत बड़ी मात्रा में है। जिसको क्या नाम था उस आदमी का? बांदुरा, एल्बर्ट। देखो बांदुरा कहना लगता है कि देहाती बोलो, बेंडुरा बोलेंगे, अंग्रेज बोले बेंडुरा, एल्बर्ट बेंडुरा। हाँ, पर परीक्षा में बोलना नहीं है, लिखना है, तो आप कुछ भी लिखोगे रहेगा बांदुरा ही। इंटर में बोलना कि एल्बर्ट बेंडुरा ने कहा है। जैसे ब का भ करेंगे तो अमेरिकन हो जाएंगे आप। उसके बाद अमेरिका में ब नहीं बोलते, भ बोलते हैं उसको, उनका स्टाइल ऐसा है। मतलब जैसे क नहीं बोलते, ख बोलते, कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज। इलाहाबाद के नजदीक है, वहां बोलते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज। अमेरिकन बोलते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज, बस क का ख करते हैं, बाकी उच्चारण अमेरिका ने सीखा इलाहाबाद से ही है। तो ये तो आपको दिखेगा, उनके उच्चारण बार बार दिखेगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि समाज आपको प्रेरणा के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से कुछ चीजें सिखाता है। सोशल मोटिवेशन कह सकते हैं। हम पर सामाजिक प्रभाव का एक तरीका तो है समाज को देखते देखते हम वैसे ही हो जाते हैं। दूसरा है कि समाज हमें कुछ कामों के लिए मोटिवेट करता है कि बेटा ऐसा करो, जय करो, अंकल आंटी आए हैं, जय करो। जय कैसे करते हैं? लेट के करते हैं बेटा, है ना, पूरा लेट जाओ जमीन पे और माथा टिका दो, और जैसे ही बच्चा लेटा सबने इतनी तालियां बजाएगी, बच्चा समझ गया अच्छा बढ़िया काम कर दिया मुझे लगता है, और उसके बाद से जैसे ही वो बूढ़ा दिखते लेट जाता नीचे कि वो दिखाता रहे कि देखो मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ। इसको बोलते हैं मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन। और तीसरा तरीका होता है सोशल प्रेशर। जैसे मम्मी सिखाती है बेटा दूसरों के घर जाके ना भुक्खड़ की तरह मांगा मत करो खाने के लिए, अगर सामने काजू भी रखे हो तो ये बोलो कि मम्मी आंटी पेट भरा हुआ है मेरा। तुम्हारी आंखें कुछ भी बोल रही हो, तुम्हारा चेहरा कुछ भी बोल रहा है, लेकिन बोलना यही है कि पेट भरा हुआ है, आंटी मैं अभी 10 काजू खा के आया हूं, बोलना ऐसा ही है। तो इसलिए आप बच्चों को देखें कि जब बच्चे कहीं जाते हैं ना, अगर सामने आंटी नमकीन काजू ले आती है और कहती बेटा खा लो, तो बच्चा अजीब चेहरा बना लेता है। तो चेहरे का भाव ये है कि कब से तरस रहा था आंटी में, तो लेकिन उधर मम्मी बैठी, मम्मी को देखता है ऐसे करके कि फिर माँ घूर के देखती है, फिर बच्चा बोलता है नहीं आंटी भूख नहीं लगी, मैंने तो कल ही 10 काजू खाए थे ऐसे वाले, और आज भी खाए थे, पेट ही भरा हुआ मेरा तो। और बोल रहा है पेट भरा हुआ, तो मुंह से कुछ गिर जाता पानी थोड़ा सा। फिर आंटी बोलते बेटा खाने कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बाहर जाके ऐसे ही करता है, तुम भी खा लो। उसे भी यहाँ नहीं मिलते हैं, वही बाहर ही खाता है। जल्दी से बताओ सामाजिक प्रभाव कितने प्रकार से पड़ सकता है? 3 प्रकार से। एक होता है सिंपल ऑब्जर्वेशन, बच्चा समाज में चीजों को देखते 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 सीख जाता है और वैसा करने लगता है। ये आमतौर पर अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस प्रोसेस सामान्यतः अवलोकन वाला। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ 3 शब्द, एक था क्लासिकल कंडीशनिंग, एक था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और एक था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो एल्बर्ट बेंडोरा का था ही, वो तो आ ही गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इनमें से कहां आएगी, तो क्या जवाब देंगे? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का मतलब था बच्चों को प्रोत्साहन या भय के माध्यम से सिखाना। मोटिवेशन और प्रेशर दोनों, प्रेशर क्या है? भय है, मोटिवेशन क्या है? प्रोत्साहन है। ये दोनों चीजें वही है जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा गया था, याद है? तो जो 3 तरीके थे सोशल लर्निंग के, उनमें से एक था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो लागू होता है मोटिवेशन और प्रेशर में, एक था ऑब्जर्वेशन जो लागू हो गया पहले में। अब आपको बताना ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मॉडल अगर लगाना हो इनमें से कहां लगेगा? ऑब्जर्वेशन में। तो बच्चा ऑब्जर्वेशन से जो सीखता है उसके सीखने की प्रक्रिया सामान्यतः वही है जिसे किसने कहा था क्लासिकल कंडीशनिंग? पावलोव। पाव तो लेके जाता है आदमी साथ में, पेवलोव, है ना, पावलोव या पेवलोव। तो पेवलोव ने जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा, वो लगभग वही चीज है कि कैसे हम समाज में चीजों को देखते देखते अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर सीख जाते हैं। ये सामाजिक प्रभाव हुआ। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर इन सबकी तुलना करनी हो तो तुलना में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर किस चीज का होता है? मैं ये पूछ रहा हूं कि सामाजिक प्रभाव के इन 3 रूपों में से कौन सा रूप हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है? मात्रा में देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन होगा। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 पर क्या रखेंगे? प्रेशर या मोटिवेशन? मोटिवेशन। ये डिपेंड करता है कि आदमी लातों का भूत है कि बातों का भूत है। मोटिवेशन। चलिए ये तो हुआ अगर हमें तय करना हो कि हमारे जीवन में समाज के प्रभाव में मात्रा की दृष्टि से कौन से प्रकार का सोशल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, वो है। अगर मैं आपसे पूछूं गुणवत्ता की दृष्टि से, ये तो हो गया मात्रा की दृष्टि से,
गुणवत्ता की दृष्टि से इनमें से कौन सा सोशल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा कारगर होता है? उसमें नंबर 1 रहेगा मोटिवेशन। और अगर आपसे केस स्टडी में ऐसे सवाल पूछे, उसमें ये नहीं पूछेंगे कौन से 3 प्रकार होते हैं, उसमें आपको खुद इनका जिक्र करना होगा। नंबर 2 कौन सा है? ऑब्जर्वेशन। और नंबर 3 होता है प्रेशर। तो मुझे जल्दी से 2 ऐसी वजहें बताइए कि मोटिवेशन वाला सोशल इन्फ्लुएंस प्रेशर वाले सोशल इन्फ्लुएंस से बेहतर क्यों होता है? मोटिवेशन वाला सोशल इन्फ्लुएंस प्रेशर वाले सोशल इन्फ्लुएंस से बेहतर क्यों होता है? तो मोटिवेशन के पक्ष में 2-3 बातें जा सकती हैं। पहली, आंतरिक दबाव नहीं, इसका मतलब है इसमें व्यक्ति खुद चाहता है, तो सेल्फ एफर्ट, इसमें व्यक्ति अपने भीतर से ऐसी इच्छा रखता है, इस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ जाती है और वो बेहतरीन परिणाम ले आता है। ये सिंपल सी बात है, अपना ही देखिए ना, जब तक आप स्कूल में थे, आप में से कुछ गोलू बच्चे होंगे जो अपने आप पढ़ते होंगे स्कूल में भी। ऐसे कितने बच्चे आप में जो स्कूल में होमवर्क अपने आप कर लेते थे रोज? लानत है आप लोगों पे, सच में लानत है आप लोगों पे। अगर आप स्कूल में भी होमवर्क खुद कर लेते थे तो फिर आप थे कब? फिर आप मतलब इंसान का बच्चा कब बने? बेसिकली आप तो पैदाइशी पढ़ाकू और अच्छे बच्चे बन गए, आप पैदाइशी नागरिक हैं बेसिकली। आप लोग, आप मूल कर्तव्य पढ़ के ही आए थे, इसका मतलब ये कोई बात हुई? स्कूल में होमवर्क खुद कर रहे हैं, ये अच्छे बच्चे का लक्षण है? अच्छा, स्कूल से मोटिवेशन मिल गया था, चलो ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा संघर्ष किया जिनके माता पिता ने, किंतु उसके बाद भी होमवर्क नहीं किया। संघर्ष माता पिता ने किया, मतलब आपने नहीं। हाँ, इन्हीं बच्चों से देश को उम्मीद है आगे। अब देखो असली सवाल अब है, वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो स्कूल, अभी हाथ नीचे कर लो, अभी तो इन्होंने पहले से ऊपर ही रखा हुआ है कि जो भी आएगा मेरा हाथ ऊपर ही रहेगा। पहले क्वेश्चन तो सुन लो भाई। अब आपको ये बताना है, जो स्कूल के जीवन में पढ़ने लिखने में केयरलेस थे, पेरेंट्स ने टीचर से बहुत जोर लगाया, पर उसके बाद भी उनका जोर काम नहीं आया, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते थे, होमवर्क नहीं करना चाहते थे, किंतु अब माता पिता और टीचर्स के नहीं कहने पर भी ठीक से पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं? हाँ देखिए, ये जो 50 लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जब तक मोटिवेशन नहीं था, प्रेशर था, कुछ नहीं कर रहे थे। और प्रेशर से पेरेंट्स ने क्या कर लिया? आपका स्कूल के टीचर्स मार लिया और क्या कर लिया? पीट लिया और क्या? उससे मजबूत हो गए, उससे छोड़ा और मजबूत हो गया। हाँ बोलो, वैसे दिन में 4 बार पीटते थे, इसकी वजह से 1 बार बढ़ जाता था, 5 बार हो जाता था। इससे क्या मजबूती आ गई कैरेक्टर में, इससे और ज्यादा। लेकिन जब आप सीरियस हुए, अब सीरियस होने का मतलब क्या है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। और जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होगा उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा बेहतर होगी उस व्यक्ति से जो सोशल या किसी प्रेशर में काम कर रहा है। तो पहली बात, बेटर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सेल्फ एफर्ट उसमें शामिल है। दूसरी बात क्या है कि मोटिवेशन में किसी और व्यक्ति के इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपको जांचा जाए इसकी जरूरत नहीं है। तो अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं, या अन्य व्यक्तियों के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं। इसका यह मतलब भी हुआ ना कि बाकी समाज अपना काम करेगा, वरना एक आदमी नियुक्त किया हुआ इसी काम के लिए। अन्य व्यक्तियों के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस वजह से सोशल एफर्ट्स बच जाते हैं। इससे सोशल एफर्ट्स थोड़े से कम होते हैं, सोशल एनर्जी थोड़ी सी बच जाती है। तीसरा, जो काम आप अपने मन से करते हैं और जो किसी दबाव में करते हैं, उनमें से किसका प्रभाव या परिणाम स्थायी किस्म का होता है? जो मन से करते हैं। तो परिणामों का स्थायित्व अगर देखना हो या चरित्र में उन चीजों का आना स्थायी रूप से देखना हो, तो स्थिरता या स्थायित्व परिणामों में ज्यादा आएगी तब जब मोटिवेशन बेस्ड सोशल इन्फ्लुएंस होगा। स्पष्ट है? इन्हीं 3 को रिवर्स कर देंगे तो सोशल प्रेशर से होने वाला इन्फ्लुएंस क्यों खराब होता है समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रेशर के मामले में क्या होगा? सेल्फ एफर्ट होगी नहीं, वो खुद नहीं करना चाह रहा है, इसलिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी नियंत्रण करने के लिए। फिर स्थिरता या स्थायित्व भी नहीं होगा, 1-2 दिन के लिए होगा, फिर छोड़ देंगे उसको लोग। ठीक है, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि पहला हिस्सा आप समझ गए हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके 3 प्रकार हैं, तीनों प्रकारों में तुलनात्मक रूप से मोटिवेशन वाला सोशल इन्फ्लुएंस क्यों सबसे अच्छा माना जाता है। स्पष्ट एकदम। अब अंतिम बात ये बताइए भाई, हमारे एटीट्यूड्स को बदलने में सोशल इन्फ्लुएंस की बहुत भूमिका है, क्योंकि हमारे अधिकांश एटीट्यूड बनते ही इससे हैं। मैं लास्ट पॉइंट में ये समझाता हूं आपको, 2 पक्ष हैं इसके भी। और यूपीएससी का एक सवाल ऐसा है जो इससे सॉल्व हो जाएगा अगर वो वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हो तो। अब ये लेते हैं सोशल इन्फ्लुएंस एंड एटीट्यूड। इसके 2 पक्ष देते हैं। एक ये कि हमारे एटीट्यूड्स पर सोशल इन्फ्लुएंस का प्रभाव, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा हो सकता है हमारे एटीट्यूड्स का सोशल इन्फ्लुएंस पर प्रभाव। ये बात थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन इसमें एक पक्ष है समझने का, रोचक सा पक्ष है। सोशल इन्फ्लुएंस का हमारे एटीट्यूड्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा हमारे एटीट्यूड्स का सोशल इन्फ्लुएंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी 2 का संबंध पूछें, दोनों तरफ से देख लीजिए, इसका इस पर क्या असर है, उसका इस पर क्या असर है, तो बात पूरी हो जाएगी। पहली बात तो स्पष्ट है, हमारे एटीट्यूड्स पर सोशल इन्फ्लुएंस का प्रभाव ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे एटीट्यूड पर किस किस चीज का प्रभाव होता है, एक होता है हमारे जीन्स या हमारी बायोलॉजिकल कंडीशंस का, याद है आपको। दूसरा बहुत गौण सा होता है पर्सनैलिटी फैक्टर्स का। जैसे कोई फैक्टर बताइए, जैसे आईक्यू लेवल, मतलब उसको भी आप जीन से लिंक कर सकते हैं करने को। तो
लेकिन जैसे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है उसको जीन से हमेशा हम लिंक नहीं कर पाएंगे। इन दो को छोड़ दें अगर, शेष सारा, इसको हमने क्या कहा था, शेष सारा का सारा असर वो है जो हमारे एटीट्यूड के निर्माण में समाज से आता है। अच्छा मैं बोल देता हूं, देखो एटीट्यूड्स पर सोशल इसका क्या है इन्फ्लुएंस का प्रभाव। पहला है, मतलब इसको इससे नहीं, ये देखिए कि हमारे एटीट्यूड्स के निर्माण में तीन ही फैक्टर्स हैं। पहला है जीन्स या बायोलॉजी, दूसरा है पर्सनल, कुछ फीचर्स हो सकते हैं, ट्रेट्स हो सकते हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं हो सकती हैं। और मैंने उस दिन पहले दिन कहा था आपसे कि इन दोनों को मिलाकर 10% से ऊपर मत समझिए, इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव 10% के आसपास ही है, और 90% या उससे ज्यादा प्रभाव है केवल और केवल समाज का। तो सब बातें याद है ना आपको। इस सोशल वाले में क्या क्या आया था, इसी में आया था कि परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज, आस पड़ोस और क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन, वो सब चीजें उसी में थी। तो पहली बात तो बहुत सिंपल है कि हमारे एटीट्यूड्स के निर्माण में अधिकांश भूमिका समाज से आती है, और समाज से जो भी चीज आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सामाजिक प्रभाव बोलेंगे। सिंपल है। जो समझने की बात है वो दूसरी है, हमारे एटीट्यूड्स की भूमिका क्या सोशल इन्फ्लुएंस पर पड़ती है। और ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, वरना थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे एटीट्यूड्स कैसे हैं, इससे सोशल इन्फ्लुएंस पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब देखिए, मेरे एटीट्यूड्स का प्रभाव इस बात पर तो लगभग नहीं पड़ेगा कि समाज का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बात समझ में आई? ऐसे हो रहा है। देखो यूं समझो कि यह है समाज, यह है एक व्यक्ति, यह है दूसरा व्यक्ति, ठीक। अब ये मत कहना कि व्यक्ति समाज से बाहर कैसे निकल गया, है ना, ये मत कहना, अंदर कर देते हैं, वरना आप लोग इसी पे 4 दिन लगा देंगे कि बाहर निकले कैसे, पहले बताओ। तो ये समाज है, समाज के अंदर बहुत सारे, दो ही नहीं है और भी हैं, हमने 2 ढूंढ लिए हैं अभी, हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अब बाकी को गौर से सुनिए। ए के एटीट्यूड्स का प्रभाव इस बात पर तो नहीं ही पड़ेगा कि सोशल इन्फ्लुएंस बी के एटीट्यूड्स को कैसे प्रभावित कर रहा है, लेकिन ए के एटीट्यूड्स कैसे हैं इससे इस बात पे फर्क पड़ सकता है कि सोशल इन्फ्लुएंस ए को कितना प्रभावित कर पा रहा है। ये ठीक वैसे ही अगर आपके एटीट्यूड से खास किस्म के तो नए विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके एटीट्यूड से नए विचार के आने के रास्ते को पहले रोक दिया है, ये हो सकता है। तो अगर मैं इस चित्र को भूल के सिंपल सा बोलूं, समाज मुझे कितना प्रभावित करेगा, इसमें इस बात की भूमिका भी है कि मेरे एटीट्यूड समाज के प्रभाव को किस रूप में देखते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, कितना स्वीकार नहीं करते हैं। स्पष्ट है। अब अगर मैं सिंपल आपको बोलूं कि 2 पक्ष इसमें मान लेते हैं, 2 साइड्स में 2 किस्म के व्यक्ति ध्यान कर लीजिए, तो आपको तुरंत पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मानिए कि एक व्यक्ति है एग्रेसिव नेचर का। एग्रेसिव के लिए हिंदी में क्या शब्द होना चाहिए, आक्रामक है। इसी के दूसरे शब्द क्या है, अथॉरिटेरियन है, डोमिनेंट है, इनमें से कोई पर्सनैलिटी है, तो एग्रेसिव पर्सनैलिटी, ठीक। और दूसरा इसका रिवर्स कौन सा होता है, सबमिसिव पर्सनैलिटी। अब आपको मुझे यह बताना है कि इन दोनों व्यक्तियों पर जब समाज अपना प्रभाव डालना चाहेगा तो समाज को बराबर सफलता मिलेगी या अलग अलग मात्रा हो जाएगी। कौन समाज को बहुत भाव नहीं देगा, एग्रेसिव। ठीक है, समाज जाए भाड़ में, कोई जाके बोलेगा देखो जी पूरी जाति बिरादरी का कहना है, भाड़ में जाओ। कौन बिरादरी, बड़ा बिरादरी वाले को, तो बिरादरी आएगी, भाग जाएगी वहां से, भाग जाती है। जैसे हरियाणा, मैं तो वहीं से हूँ, तो खाप पंचायत का बड़ा खबरें पढ़ते हैं अखबार में, खाप ये खाप वो, कुछ खाप नहीं होता ज्यादा, लेकिन सुनते बहुत ज्यादा है। तो मुझे एक रियल एग्जांपल ध्यान है, हमारी एक स्टूडेंट IAFS बनी, फॉरेन सर्विस में गई, रैंक अच्छा था पर उसने IAS के बाद IFS रखा हुआ था, फॉरेन सर्विस में चली गई। वो थी हरियाणा से, मैं जिस जिले से हूँ जिले से ही थी, संयोग से, गाँव से थी, ठेठ गाँव से थी। और फिर उसने प्रेम विवाह किया एक IPS से। तो लड़का था उत्तर प्रदेश का, जाति भी अलग, और कोई ऐसा लिंक नहीं कि किसी तरह से सेट किया जा सके मामला। वरना लोग ऐसे कर, जैसे मान लीजिए लड़की क्षत्रिय है, लड़का यादव है, तो क्या बोलते हैं यदुवंशी क्षत्रिय हैं, ये ऐसे करके सेट कर देते हैं। तो वहां तो सेट करने का तरीका ही नहीं था, इतनी अलग जातियां थी, कोई सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैं जिज्ञासु था ये देखने के लिए कि हमारा समाज कैसे रिएक्ट करता है इस मामले में। अब लड़की IFS है, लड़का IPS है, तो समाज ने कोशिश की। तो एक दिन उस शहर में पोस्टर लगे कि चौधरी साहब की लड़की ने सफलता हासिल कर ली, अच्छी बात है, लेकिन वो समाज के नियम नहीं मानेगी, ये नहीं होगा। तो चौधरी साहब की लड़की के इस कृत्य के विरुद्ध खाप बैठेगी इस दिन इतने बजे यहाँ पर, आप सब सादर आमंत्रित हैं, और चौधरी साहब को आना होगा, उनसे बात की जाएगी। उनका सरनेम चौधरी था नहीं, मैं जानबूझ के बदल के बोल रहा हूँ कि चौधरी साहब को आना पड़ेगा। तो चौधरी साहब घबरा गए, खाप तो खाप है, खाप इज मोर देन बाप, तो खाप तो खाप है। तो चौधरी साहब ने अपनी छोरी से पूछा, छोरी ट्रेनिंग पर देश के बाहर थी, फॉरेन सर्विस में थी। तो छोरी ने कहा कि पापा आप रहने दो, मैं देख लेती हूँ। ये हरियाणा में ऐसी भाषा होती है, आप रहने दो, आप रहने दो, मैं देख लेती हूँ इनको। तो उसने क्या किया, अपने पति को बोला, वो पुलिस में था, उसने हमारे जिले के SP को फोन कर दिया कि भाई शादी हमारी हो रही है और खाप बैठ रही है, जरा देख लो इनको। तो जो पोस्टर था SP ने पोस्टर मंगवा लिया, उसमें जिन जिनका नाम था उनको बुलवा लिया अपने पास, सीधे गांव से उठवा के नहीं बुला लिया।
फिर बोला कि भाई ये पोस्टर छपा है, आप लोगों के नाम है, क्या मसला है? बोले हम तो वही नहीं चाहिए, कोई और होगा। तो समझ गए? तो IAS IPS होने के बाद कोई जाति कोई धर्म तो बड़े बड़े 30 बार का हवा हो जाते हैं उस समय। इसलिए कभी जीवन में ऐसा है ना, तो ये बन जाना है। ये कौन खाप? बोलो जरा खाप वाले को। और एसपी ने ठीक से महसूस करवा दिया उसको। हमारा जिला थोड़ा सा कूल टाइप का जिला है। आप किस जिले से हैं? हाँ, रोहतक से। रोहतक थोड़ा सा एग्रेसिव जिला है। हरियाणा में जो हरियाणा है उसका नाम है सोनीपत। भाव समझ गए आप लोग? जैसे ये जो एग्रेसिव व्यक्ति है और वो ठान ले कि खाप की या बिरादरी की जाति की ऐसी की तैसी, और थोड़ा सा दबंग हो, थोड़ी ताकत होनी चाहिए, बहुत कमजोर आदमी नहीं चलेगा, तो कोई नहीं पूछता उसके बाद समाज का दबाव। और उसके बाद धूमधाम से शादी हुई, उसी जिले में शादी हुई, और खाप वाले शादी में अटेंड करने के लिए एसपी ने कह दिया था कि जो शादी में नहीं आएगा मान लूंगा कि आप ही खिलाफ हो। सब आए, सबने जीमा वहां जाके, जीमा समझते हो? खाना खाया, मतलब जम के खाना का, सुबह जीमना, सब वहां जाके ठीक से खाना लाया। हरियाणा के आदमी के पास एक कंबल होता है, शादी से लेकर मैयत तक सब जगह वही कंबल लेके जाता है, तो उसी कंबल को लेके गए, अपना आराम से खाना वाना खा गया और बढ़िया शादी ठीक तरीके से हो गई। एक ही होता है खेस कंबल, कुछ कह लो, वो मतलब शुरू में सफेद होता है लेकिन वो धीरे धीरे रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन टाइप हो जाता है। केमिस्ट्री में उसका अध्ययन होना चाहिए पर होता नहीं है। एक तो पर्सनैलिटी। दूसरा देखिए क्या होता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो गोलू हो जाते हैं। गोलू समझ रहे हैं? गोलू बच्चा वो है जो होमवर्क अपने आप कर लेता है, उसकी पहली पहचान ये है। हाँ, सुबह उठा, पैर ढूंढ रहा है, पैर छूने कहाँ पर है। स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, मिलेंगे तो छू लेंगे, नहीं तो आओ छुआ लो भाई, हम कहाँ का ढूंढेंगे आपको। तो गोलू बच्चा होता है जो सारे अच्छे काम करना चाहता है, अपनी माँ की आंखों का तारा, पापा की आंखों का तारा। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते टीचर की आंखों के तारे, हाथ में रोज 4 बनवा के लाते हैं, उनके पेरेंट्स के पास कभी शिकायत नहीं आती, वैसे वाले बच्चे होते गोलू। गोलू को अंग्रेजी बोलते कंफर्मिस्ट, सेंट्रो नहीं बोलते इंग्लिश में। कहीं आप गोलू को गोल से सेंटर करके सेंट्रो कर दें, है ना। गोलू होता है कंफर्मिस्ट, यानी वो हर नियम, हर आदेश, हर निर्देश का पालन करना पसंद करता है। जो टीचर ने कहा ब्रह्म वाक्य, जो पेरेंट्स ने कहा अंतिम वाक्य है, उसको ठीक से मानना है, मनसा वाचा कर्मणा, वो बच्चा हुआ गोलू। और दूसरा बच्चा होता है विद्रोही, रिबेल, REBEL, या रिबेलियस, जो पैदा ही विद्रोह करने के लिए हुआ है। आप उसे कुछ भी सिखाएंगे, अच्छी बात भी विद्रोह कर देगा उसके खिलाफ, क्योंकि उसको अपनी स्वाधीनता बहुत प्यारी है। उसे कोई भी चीज थोपी जाए तो पसंद नहीं आती है, उसे खुद समझ में आएगा तो ठीक है, अगर आप थोपेंगे तो नहीं स्वीकार करेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चा बचपन से गोलू किस्म का है, उसकी अभिवृत्ति सामान्यतः सामाजिक प्रभाव को लेकर, सामाजिक परंपराओं को लेकर सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है? सकारात्मक। तो कुछ बच्चे, अब गोलू लिख नहीं सकते इसको, है ना, तो कुछ बच्चे जो सामाजिक ढांचे के प्रति सकारात्मक रहते हैं। जिन व्यक्तियों में सामाजिक ढांचे के प्रति सकारात्मकता रहती है शुरू से ही, और कुछ में ढांचों के प्रति नकारात्मकता रहती है, जो डेविएंट बिहेवियर करने के लिए कुख्यात होते हैं। डेविएंट कहते हैं यानी विपथगामी, विचलन जो करते हैं सामाजिक नियमों से। तो जो सामाजिक नियमों को मानते हैं वो कन्फर्मिस्ट हैं, जो सामाजिक नियमों से इधर उधर हो जाते हैं उनको डेविएंट कहते हैं। डेविएंट बिहेवियर होता है, इसी को कानून की भाषा में अपराधी व्यवहार कह देते हैं, नैतिकता की भाषा में डेविएंट बिहेवियर कहते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि 2 व्यक्ति हैं, एक गोलू है, एक विद्रोही है। और मैं एग्रेसिव सबमिसिव के सेंस में नहीं कह रहा हूं, गोलू सबमिसिव में इस सेंस में नहीं कह रहा हूं, इस सेंस में कि वो समाज की बातों को हमेशा से बहुत महत्व देता आया है और विद्रोही समाज की बातों को बंधन मानता आया है। तो इन दोनों पर सोशल इन्फ्लुएंस का असर बराबर होगा या भिन्न भिन्न हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो जो सकारात्मक है उसको जरा सा आप कहेंगे वो तुरंत फॉलो कर लेगा उस बात को, और जो विद्रोही आप कहेंगे, देखिए जैसे बोलेंगे नया नियम बनना, बोले अच्छा क्यों बना दिया, पहले कम थे नियम, क्या नियम बनाया, वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो इससे पता लगता है कि हम सोशल इन्फ्लुएंस का प्रभाव किस व्यक्ति पर कितना मान सकते हैं। चलिए अब एक अंतिम सवाल बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि सोशल इन्फ्लुएंस किसी मुद्दे पर पहले नहीं था, बाद में हो गया, तो क्या मानेंगे? कुछ बताइए। या पहले था बाद में कम हो गया, ऐसा कुछ? वही सब बताना, पहले सांप्रदायिकता का था, जातिवाद का था, मैं इन्फ्लुएंस में आ गया था, फिर जब मैं कॉलेज गया नई चीजें सीखी। चलिए सवाल निकालिए, ये टॉपिक समाप्त हुआ, अब प्रश्न पर आ जाइए। पहले यूपीएससी वाले प्रश्न कर लें या पहले जो मैंने लिखवाए थे वो करना चाहेंगे? अच्छा पहले यूपीएससी कर लेते, चलो निकालो सवाल। यूपीएससी 2014, पहला सवाल देखिए, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति या एटीट्यूड के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियां व्याप्त हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं? इन विषम अभिवृत्तियों को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? ये 150 शब्दों में पूरी रामचरितमानस सिखाना चाह रहे हैं आपसे। इनको लगता है खाली सवाल पूछे जवाब तो देना नहीं इनको, ये क्या पता कि क्या गुजरती है बच्चों के ऊपर जब इतने 4 सवाल पूछेंगे 150 शब्दों में। और जब 150 शब्दों में 4 सवाल पूछेंगे तो अंत में चित्र ही बनेंगे, आप लिखकर तो अपनी बात पूरी कर नहीं सकते हैं, तो कुछ फ्लो चार्ट वगैरह की मदद से अपनी बात को समझाइएगा। देखिए पहला हिस्सा देखिए, सामाजिक समस्याओं के प्रति, सोशल प्रॉब्लम जैसे जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, दहेज व्यवस्था और कौन सी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सब क्या है? सामाजिक समस्याएं हैं।
नशाखोरी सामाजिक समस्या है, मतलब मद्यपान, ड्रग्स, वो सब सामाजिक समस्याएं हैं। इन सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिव्यक्ति के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? तो किसी के प्रति भी पूछ ले कैसे बनता है, उसका उत्तर वही रहने वाला है। ठीक, जेनेटिक फैक्टर्स और पर्सनैलिटी फैक्टर को सबसे अंत में लिखिएगा, बहुत कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में सोशल इन्फ्लुएंस, और उसमें परिवार, स्कूल, आस पड़ोस, ये सब बातें। ठीक है, तकनीकी भाषा का बहुत लालच मत रखिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग छूट जाए कोई बात नहीं, मूल बात नहीं छूटनी चाहिए। लिखना तो सिर्फ इतना लिखिए, जब बच्चा समाज को देखता है तो क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग के माध्यम से धीरे धीरे सामाजिक मूल्य को आत्मसात कर लेता है। बस इतना ही, बांदुरा फांदुरा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 150 शब्द में क्या क्या लिखेंगे। प्रवाह टूट गया तो सब बेकार हो जाएगा, प्रवाह ना टूटे। और ज्ञान ज्यादा होने का बड़ा नुकसान क्या होता है, प्रवाह टूट जाता है उसके बाद, क्योंकि लालच होता है कि वो तो बांदुरा इसी दिन के लिए याद किया था, आज लिख ही नहीं पाया, तो कब काम आएगा जीवन में, ये सब मत सोचिएगा ना। दूसरा, हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियां व्याप्त हैं। यहाँ विषम अभिवृत्ति का मतलब अंग्रेजी में है कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स। कंट्रास्टिंग का मतलब विरोधी से है, यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ वैसा मानते हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं? पहले बताइए कि 2-3 ऐसे मुद्दों का नाम बता सकते हैं जहां कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स हैं। जैसे अभी तो बात की सांप्रदायिकता को लेकर है, और संयुक्त परिवार, एकल परिवार को लेकर है, दहेज को लेकर, तलाक सबसे सेफ एग्जांपल है, उसको लेकर आप आराम से लिख के आ सकते हैं, तलाक को लेकर है। ठीक है, तो इन सब को लेकर कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स हमारे समाज में देखते हैं। जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियां हैं? तो बताइए, कुछ लोग जाति व्यवस्था को पवित्र मानते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण समाजों में जो उच्च जातियों का समूह है उसका ऐसा एटीट्यूड है। और बड़े शहरों में और गांवों के भी जो निम्न जातियों के समूह है, जिनमें अवेयरनेस आ गई है, चेतना आ गई है, वो उसको एकदम खराब मानते हैं। तो एक समूह जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, एक समूह जो उसे ध्वस्त कर देना चाहता है, और कुछ लोग जो बहुत स्पष्ट नहीं है, उनका मूल्य उसके पक्ष में है लेकिन व्यवहार में वो उन बातों को नहीं ला पाते। तो ये कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स हमारे समाज में है। ठीक है, इसमें 2 वर्ग बनेंगे, एक ग्रामीण और महानगरीय देखेंगे तो महानगर में आमतौर पर जाति व्यवस्था को खारिज किया जाएगा, गांव में ज्यादा स्वीकार किया जाएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, निम्न जाति के कहे जाने वाले व्यक्ति और उच्च जातियों के तथाकथित व्यक्ति। उच्च जातियों में ये टेंडेंसी ज्यादा मिलेगी कि जाति व्यवस्था ठीक है, निम्न जातियों में ये टेंडेंसी ज्यादा मिलेगी कि ये व्यवस्था गलत है। तो आप ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि अलग अलग वर्ग इस तरह से है। कह सकते हैं महात्मा गांधी अम्बेडकर, मतलब महात्मा गांधी पर अनावश्यक हमला करने से बचिए जब तक उन पर हमला करने को कहा ना गया हो। जब सीधे प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी का जाति व्यवस्था के बारे में क्या विचार था, तब तक बचिए, है ना। किसी महान व्यक्ति पर अनावश्यक हमला करने से बचिए, सिर्फ आपके अंकों के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य आपके अंक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। सब ठीक है, मैं फिर भी कहूंगा अवॉइड कीजिए, अपनी ओर से लिखने से बचिए। ठीक है, अब आखिरी ऐसा, इन विषम अभिवृत्तियों को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? देखिए इंग्लिश में क्या, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स। हिंदी अनुवाद मंगल ग्रह से क्या था? प्रश्न का भाव यह है कि एक ही समाज में ऐसी विषम अभिवृत्तियां क्यों मौजूद हैं, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? तो बताओ क्यों मौजूद हैं जाति व्यवस्था को लेकर? वही 2 फैक्टर जो बताए, पहला ग्रामीण संरचना, शहरी संरचना। शहर में शिक्षा है, शहर का जीवन ऐसा है कि जाति व्यवस्था नहीं चल सकती है, ग्रामीण में जीवन ट्रेडिशनल ढांचे का है। दूसरा, जातियों में अवेयरनेस आ गई है, जो निम्न जाति कही जाती है उसके मेंबर्स को इस बात का इल्म है कि जाति व्यवस्था उनके अधिकार छीनती है, आंदोलन है तो वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और जो पहले से जाति व्यवस्था के लाभार्थी थे, उनको लगता है कि उनके हाथ का लाभ छूट रहा है, तो वो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो ग्रामीण शहरी अंतर, दूसरा हितों का अंतर। इन अंतरों की वजह से आज भी जाति व्यवस्था को लेकर कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं। लिख पाएंगे? चुनौती केवल एक है कि 150 शब्दों में लिखना है, 1500 में तो लिख लेंगे। तो हेडिंग वेडिंग पॉइंट चित्र बना के, जैसे विरोधी अभिवृत्तियों की उपस्थिति के कारण, फिर सीधे पॉइंट्स में लिखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वाक्य पूरे मत लिखिए, आधे आधे वाक्यों से लिखिए, तभी बात बन जाएगी इसकी। सेकंड, लोक सेवकों की अपने कार्य के प्रति प्रदर्शित 2 अलग अलग प्रकारों की अभिवृत्तियों की पहचान अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति और लोकतांत्रिक अभिवृत्ति के रूप में की गई है। ए, इन 2 पदों के बीच विभेदन कीजिए और उनके गुणों अवगुणों को बताइए। बी, अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए क्या दोनों में संतुलन स्थापित करना संभव है? असल में ये प्रश्न एग्जैक्टली तो आप कर पाएंगे टॉपिक नंबर 3 और 6 पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें ये पक्ष विस्तार में आएगा। संकेत में भी कर देता हूं, लोक सेवकों के बारे में है, और सिविल सर्विस वैल्यूज टॉपिक नंबर 3 में है और 6 में है, तो वहां तो आएगा आएगा। आपने देखा होगा कि कुछ पब्लिक सर्वेंट्स का जो तरीका है समाज से बर्ताव करने का, वो अधिकारी वाला है कि मैं ऑफिसर हूं, जिसको ब्रिटिश काल में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कहते थे, OLQs कहते थे, कुछ वैसा कि जनता से बात नहीं करना है, साहब बहादुर है, बड़े साहब आए हैं, कलेक्टर साहब आए हैं, है ना, ऐसा जो टेम्परामेंट है। और दूसरा है लोकतांत्रिक, कुछ आपको ऐसे कलेक्टर्स मिलेंगे या SDM मिलेंगे जो एकदम समाज के अंदर घुसे रहते हैं, उन्हें कोई पावर नहीं, कोई रुतबा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग। तो 2 तरह के सिविल सर्वेंट्स हैं, एक जो लाट साहब हैं। ये लाट साहब शब्द कहां से बना? लॉर्ड साहब। अब लॉर्ड बोलना मुश्किल काम है, तो आम आदमी क्या करता है, उसका अभ्रंश बना देता है, लॉर्ड का लाड़ के, लाड़ का लाट करके लाट साहब। ठीक है, तो लाट साहब हो गया। तो लाट साहब वाला दृष्टिकोण है। आप में भी कुछ लोग लाट साहब हो जाएंगे 5-7 साल के बाद, कलेक्टर साहब हैं, निकलते हैं 50 लोग सलाम ठोकते हैं, चलो 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 चलो, ये वाला टेम्परामेंट।
कुछ होते हैं एकदम लोकतांत्रिक, उन्हें एकदम इतना भी इल्म नहीं होता कि वो खास हैं, एकदम जनता के जैसे उसी तरह से रहते हैं, जनता के बीच में घुसे रहते हैं, उससे अलग होना नहीं चाहते। इसका एग्जाम्पल केवल इसमें नहीं है, पॉलिटिक्स में भी होता है। मैं दिल्ली में ऐसे 1-2 एमएलए को जानता हूँ, एमएलए हैं, दिल्ली विधानसभा के मेंबर्स हैं, एक तो हमारे अपने इलाके के ही हैं। अगर आप उनको भी देख लें, मेरे पुराने दोस्त हैं, संयोग से एमएलए यहाँ के हुए हैं, आप भरोसा नहीं कर सकते कि आदमी एमएलए है। आप सड़क पे घूम रहे होंगे, पैदल घूमता हुआ जाएगा सामने अकेला, और आपसे कहेगा कि भाई मैं यहाँ का एमएलए हूँ, कोई समस्या तो नहीं है। आप कहेंगे, आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि आप जहां से भी आएगा वहां एमएलए का रुतबा आपको पता होगा क्या होता है। एमएलए सड़क पे निकलता है, धरती नावड़ होने लगती है हल्का हल्का, 25-30 गाड़ियां निकल रही हैं, और स्कॉर्पियो, बोलेरो और फॉर्च्यूनर, सारी गुंडा गाड़ियां साथ साथ निकलती हैं। मेरे साहब निकले हैं, मजाक है। एमएलए के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, मेरे साहब निकले हैं। इतनी ताकत होती है, वो एसपी के पास आता है, एसपी कई बार उठ जाता है, अगर एसपी थोड़ा कमजोर है तो उठ ही जाता है। इतना धौंस दिखाने वाला आदमी होता है, वो एक खास एटीट्यूड है। एक दूसरा ये भी होता है, दिल्ली में 2-3 ऐसे एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी में 2-3 आदमी सच में आम है, बाकी तो आम नहीं दिखते, लेकिन 2-3 तो हैं ही आम। अब सोचिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, बाइक से रास्ते में आदमी हाथ दे बोले कि मैं एमएलए हूं, मुझे वहां तक छोड़ देंगे जरा, आप कहेंगे बैठ जाइए। फिर वो एक हेलमेट हाथ में लेके घूम रहा है, हेलमेट पहना, पीछे बैठ गया आपसे ऐसी, तो आपको चकित भाव से आप कहेंगे ये कैसा व्यक्ति हो गया, और वो कहे कि नहीं भाई हमारा सिंपल टेम्परामेंट है, हम जनता के सेवक हैं, उसी मूड में काम करना पसंद करते हैं। तो आप कम से कम ये मानने को बाध्य हो जाएंगे, वो व्यक्ति काम अच्छा कर पाया, नहीं कर पाया, सफल हुआ, नहीं हुआ, एक सेकेंडरी बात है। उसका टेम्परामेंट तो कम से कम एक बात माननी पड़ेगी कि वो अलग है, और उस टेम्परामेंट से जो सामान्यतः हमारे देश में होता है, ऐसे कलेक्टर्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे कलेक्टर्स होते हैं, आप कल्पना करेंगे, थरथरा जाएंगे कैसे लोग होते हैं। एक कलेक्टर के पास एक महिला पहुंची, उसके अधीन काम करने वाली, और उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, डॉक्टर ने मुझे आराम की सलाह दी है, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऐसा काम दिया जाए जो मैं ऑफिस आती रहूँ, काम करती रहूँ, लेकिन मैं फील्ड जॉब करने की हालत में नहीं हूँ। ये बहुत जेन्युइन सी डिमांड है, कोई भी ऐसा करेगा तो क्या दिक्कत है इसमें। और कलेक्टर उसकी एप्लीकेशन को फाड़ के उसको गालियां देके बाहर भगा दे। ऐसे कलेक्टर्स भी हैं इसी देश में, और ऐसे कलेक्टर्स भी हैं जिनको गाड़ी वाड़ी से मतलब नहीं है, जो अपने समाज से मिलने के लिए 10-10 मील पैदल ही चले जाते हैं, अकेले ही चले जाते हैं, क्योंकि एक टोला है ऐसी जगह जहां सड़क नहीं जाती है। कितने कलेक्टर्स ने उस टोले के लोगों से बात ही नहीं की आज तक, क्योंकि उससे बात करने के लिए चलना पड़ेगा पैदल। कलेक्टर सब कैसे चलेंगे? 10 मील पैदल चल के कलेक्टर अकेला पहुंच जाए और उस समाज से कहे कि मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, और तब बात करें। ऐसे लोग भी हैं। ये जो 2 विरोधी तरीके हैं उस पर सवाल है। अब सवाल का हिस्सा देखिए, इन 2 पदों के बीच विभेदन कीजिए और उनके गुण अवगुण बताइए। विभेदन समझ में आ गया आपको? गुण अवगुण क्या है देखिए। अधिकारी तंत्रीय जो पर्सनैलिटी है उसका अवगुण तो बड़ा स्पष्ट है कि जनता से दूरी हो जाती है। गुण ये है, जब आप अफसर होते हैं ना, तो आपका काम है सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। और हमेशा ध्यान रखिए, जनता में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, आपसे मेलजोल बढ़ा के आपसे काम निकालना चाहेंगे, गिफ्ट के बहाने, पार्टी के बहाने, फंक्शन के बहाने आपके पास चिपक जाएंगे। अरे सर फंक्शन है, सर फीता काट दीजिए, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए। और जहां आप उनसे जरा भी नजदीक दिखे समाज को, तो समाज का परसेप्शन आपके बारे में गलत हो जाएगा। तो आपके बारे में परसेप्शन गलत ना हो, और कोई ज्यादा वोकल होने की वजह से आपके नजदीक आकर आपसे सचमुच कोई ऐसा काम ना करवा ले जो अनजाने में ही सही आपसे गलत काम हो जाए। इसलिए एक अच्छा सिविल सेवक क्या करता है, जनता से एक स्तर की नजदीकी बनाए रखता है, उसके बाद भी एक स्तर का डिस्टेंस मेंटेन करता है। कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति है तो एसपी के पास 24 घंटे कभी भी आ सकता है, पर कोई नेता, कोई वकील, कोई धौंस वाला व्यक्ति, कोई जुगाड़ वाला व्यक्ति एसपी के पास कभी भी आ जाए, इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती है। अच्छा अगर एसपी है, उसके बंगले के बाहर स्टाफ को पता होता है कोई पीड़ित व्यक्ति है 24 घंटे में कभी भी आ जाए, एसपी सब उठ के बात करेंगे उससे। कोई धौंस दिखाने वाला आ जाए तो एसपी क्या करता है, 3 घंटे बिठा के रखता है। फोन आता है कि सर नेताजी आए हैं इस पार्टी के। तो अच्छा बिठाओ, बुलवा रहे हैं अभी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, एसपी सो गया आराम से। फिर 2 घंटे बाद फिर फोन आया कि सर वो 2 घंटे से बैठे बोलने की ये क्या बात हुई। एसपी कह रहा अच्छा उनको बोलो कि एक जरूरी मीटिंग करें, सीएम से बात चल रही है, अभी थोड़ा और वेट करें। फिर 2 घंटा और बिठाया, 6-7 घंटे वेट करवा के एसपी बोलता है कि अरे वो सीएम साहब से जरूरी मामला हो गया था, हाँ आप काफी देर से बैठे, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। इसमें संकेत होता है बेटा अगली बार मत जाना, इस बार 7 घंटे होंगे, अगली बार 70 घंटे वेट कराऊंगा तुम्हें अगर धौंस दिखाई तो। और उसी समय कोई पीड़ित व्यक्ति आ गया, फोन गया एसपी के पास कि सर एक पीड़ित महिला है, अपनी बच्ची साथ आई है, कोई दहेज का मामला है, मार पिटाई का मामला है, और एसपी तुरंत रात के 3 बजे उठ के अपने कैंप ऑफिस में उससे मिलकर समस्या का समाधान कर रहा है उसी समय। ये होता है कायदे का ब्यूरोक्रेट। तो समाज से इतना नजदीक नहीं आना है कि कोई मिसयूज कर ले आपका, स्पेशली वो छठे वो लोग जो इसी के लिए कुख्यात हैं, जुगाड़ करने वाले लोग जो हैं। अब जो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति है उससे गुण अवगुण क्या है? गुण तो ये है कि समाज को लगता है हमारा आदमी है। अवगुण ये है कि समाज का हर व्यक्ति इतनी सारी बातें बता देगा, इतनी समस्याएं बता देगा कि समाधान कभी नहीं हो पाएगा। ये बेचारा समझ नहीं पाएगा क्या समाधान करूं क्या ना करूं। और जो कलेक्टर दिन भर समाज के बीच में रहेगा वो समाधान करने का समय कब निकालेगा? इसलिए उसमें ओवर बर्डन वो व्यक्ति हो जाएगा। और एक जैसे अरविंद केजरीवाल जो सीएम बना पहली बार, उसे क्या घोषणा कर दी कि हम हर पता नहीं सोमवार के शनिवार क्या बोला था कि हम लोग हर सप्ताह इस दिन जनता दरबार लगाएंगे। जनता संसद बनी क्या लगाएंगे, यही था जनता दरबार, जनता दरबार लगाएंगे। बढ़िया भाई, अच्छी बात है।
नए नए लोग समझ नहीं पाते कि प्रैक्टिकल रियलिटीज क्या होती है, इम्प्रैक्टिकल बात कर देते हैं। दिल्ली का सीएम कह रहे जनता दरबार लगाऊंगा, कोई भी समस्या लेके आ जाए सोल्व करूंगा। पहले सोमवार या शनिवार जो भी दिन था 25,000 लोग आ गए। ये आईटीओ के पास ऑफिस है जो सीएम वाला, 25,000 लोग, राजघाट से उसके ऑफिस तक इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं। वो जो बिल्डिंग है सचिवालय, बिल्डिंग का गेट खोलने की स्थिति बन रही थी, लोग कूद कूद के अंदर आ रहे सीएम से मिलना है। 25,000 लोगों से सीएम मिलेगा तो 5 साल तक तो मीटिंग खत्म नहीं होगी उसकी, काम कब करेगा। पहले ही सप्ताह के बाद नियम आया कि अब से जनता दरबार नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, प्रैक्टिकल बात नहीं है ना। तो ज्यादा लोकतांत्रिक होने में प्रैक्टिकल इंपेडिमेंट्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, और दूसरा काम करना मुश्किल हो जाता है, जनता का दबाव बढ़ जाता है। दूसरा हिस्सा, अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए क्या दोनों में संतुलन स्थापित संभव है। वही संतुलन है कि दिमाग से लोकतांत्रिक रहिए, जनता से बीच बीच में संवाद करते रहिए, माध्यमों से संवाद कीजिए। आप खुद लगातार खड़े हो जाएं जनता के बीच में, इसकी क्या जरूरत है। एक ट्विटर हैंडल बनाइए प्रशासन का, एक फेसबुक पेज प्रशासन का बनाइए। जनता के हर व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वो उस पर अपनी कमेंट लिख सके, शिकायत लिख सके। और यदि जनता के पास अपनी बात कहने का माध्यम है और उस माध्यम में आपकी पकड़ है, प्रशासन को यह पता है कि कलेक्टर साहब या एसपी साहब की नजर उस पर है, तो चीजें स्वचालित मोड में सॉल्व होती रहेंगी। आपको हर क्षण में सॉल्व करने के लिए खुद वहां नहीं खड़े होना पड़ेगा। स्पष्ट है। बाकी जब टॉपिक नंबर 3 और 6 आएगा तो इस पर और बातें अपने आप आ जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 3, सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना। अब देखिए, परसुवेशन का अनुवाद किया है समझाना बुझाना। क्या करें, अनुवाद है नहीं तो क्या करें बेचारे। सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए, सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में क्या क्या ऐसा हो सकता है। पहला, बच्चों में शुरू से ये एटीट्यूड डेवलप करना कि वो सफाई को लेकर सजग रहें। एक तो ये हो सकता है। बच्चों को सिखाना आसान है, जो बड़े हो हैं ना उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पहला तो हो गया बच्चों को बचपन से ही सिखाना। दूसरा क्या हो सकता है, सोशल इन्फ्लुएंस में ज्यादा अच्छा कौन सा माना जाएगा, मोटिवेशन या प्रेशर। तो हर गांव में जो सफाई से लोग रहते हैं उन्हें पुरस्कार देना, कलेक्टर ने आके उनको सम्मानित कर दिया, कोई मंत्री आया सम्मानित किया, नाम अखबार में छपवा दिया, वो सब कीजिए, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। चौधरी साहब का नाम छप गया अखबार में, गुप्ता जी परेशान रहेंगे उसके बाद। ऐसे गुप्ता जी का छप गया, चौधरी साहब परेशान रहेंगे। एक बेसिक बात ये है। और इसलिए करना ये है कि प्रमोट कीजिए, कुछ लोग जो अच्छा काम करें उनका सम्मान कर दीजिए, उससे बाकी सब पे अपने आप दबाव बनता है, अच्छा दबाव बनता है कि वो भी सम्मान प्राप्त करने के लिए ऐसा करें। और जो इससे भी न सुधरे उनके लिए क्या है, सामाजिक दबाव। और सामाजिक दबाव के लिए कभी एक पंचायत बैठ गई, पंचायत ने जुर्माना लगा दिया, कुछ आलोचना कर दी, एक आध अखबार में छपवा दिया कि इस गांव में एक ही घर गंदा बचा है, वो घर इनका है, ये वाला घर है, ऐसे करके फोटो छाप दो उसकी, तो सामाजिक दबाव। तो इस प्रकार से सोशल इन्फ्लुएंस से काम कर सकता है। और परसुवेशन कैसे कर सकता है। परसुवेशन दरअसल क्या है, परसुवेशन मोटिवेशन बेस्ड इन्फ्लुएंस तो है। तो जो बातें आपने कही सोशल मोटिवेशन में, वही बातें परसुवेशन में आएंगी। बस परसुवेशन में जरूरी नहीं कि समाज ही करे, व्यक्ति भी कर सकता है। हाँ, अब यही बताना है आपको कि स्कूल में या गांव में सफाई के लिए कौन व्यक्ति परसुवेशन देगा तो अच्छा रहेगा। एक तो ये है कि उस गांव में लोग जिस धर्म के हैं, जिस समुदाय के हैं, उन समुदायों के सफल व्यक्ति। तो पहली बात, ग्रामीण समाज के कुछ सफल व्यक्तियों को बुलाना, उनके माध्यम से बात रखवाना। याद कीजिए ना वो जो सिद्धांत पड़ा था, उस सिद्धांत को प्रैक्टिकली अप्लाई कर दीजिए। व्यक्ति सफल होना चाहिए, उसी समाज का होना चाहिए, रसूखदार होना चाहिए, उसको ले आइए। और दूसरा, से गांव में स्कूल लगा रहा है तो स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनकी भूमिका कर लीजिए। और बेसिक बात है, गांव में जो सफल है। और तीसरी बात, यदि कोई सेलिब्रिटी है जिसका उस इलाके में खूब चार्म हो, जैसे मान लीजिए गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, तो किसको बुलाएंगे। वो गीत किसने गाया, ठीक है, किसने, खेसारी लाल यादव। तो खेसारी जी को बुलाइए, मनोज तिवारी जी को बुलाइए, रिंकिया के पापा गाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो पहले वो रिंकिया के पापा गाएं और उसके बाद कहें देखो भाई, रिंकिया के पापा अपनी जगह है, सफाई अपनी जगह है। और बीच बीच में जब मोटिवेट करेंगे तो उसका असर पड़ेगा, सफाई होगी। तो कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ गांव के सफल व्यक्ति, कुछ और जो समाज के जिनकी बात लोग सुनते हैं उनको इस्तेमाल करके करवाइए। एक आध एग्जाम्पल कोई पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान की स्टडीज पढ़ी होंगी आपने जीएस में, कोई एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा कि वहां ऐसा हुआ, तो ये प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं। चलो, चौथा, जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियां आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित हो जाती हैं जिसमें हम बड़े होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस उसी से बनता है। अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियां एवं मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं। जैसे 3 बताओ, जातिवाद, सांप्रदायिकता, लिंग भेद, नस्ल भेद। ए, आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिए। वही सब, शिक्षित भारतीयों में भी जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में तो है ही, सांप्रदायिकता भी है, रंग भेद भी है ही, लिंग भेद भी है ही। बस ये कि गांव में शायद थोड़ा ज्यादा है, शहर में थोड़ा कम है, पढ़े लिखे व्यक्तियों में भी रहता तो है ही। बी, ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है तथा लोक सेवाओं के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक नैतिक मूल्यों को आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है। तो पहला हिस्सा है कि ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है, वही परसुएशन और ये और वो जो सब तरीके हैं, इनफोर्स कॉन्टेक्ट हो गया, वो सब 3-4 युक्तियां लिख दीजिए इस पर कोई भी। और फिर है कि लोक सेवकों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक नैतिक मूल्यों को आकांक्षी और कार्यरत लोक सेवक,
इनमें कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो आकांक्षी जो कि आप हैं, और दूसरे जो कार्यरत लोक सेवक हैं, उनके मूल्य कैसे बदलें? भाई जो कार्यरत हैं उनका सिंपल तरीका ट्रेनिंग प्रोसेस से, हम ट्रेनिंग प्रोसेस टॉपिक नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस जो मसूरी में होता है 100 दिन का, उसका बेसिक पर्पस है फाउंडेशन वैल्यूज पे, जो हम मतलब टॉपिक नंबर 2 के बाद वैसे 3 पढ़ते हैं, लेकिन हम पहले 4 पढ़ेंगे। 4 से 3 में एंट्री करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो टॉपिक नंबर 3 का नाम क्या है? एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। फाउंडेशनल वैल्यूज वो हैं जो फाउंडेशन कोर्स में सिखाई जाती हैं आपको, जैसे सहिष्णुता, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, इस तरह के जो मूल्य हैं जो सिविल सेवक में होने चाहिए, वो सब मूल्य सिखाते हैं। तो जो सिलेक्टेड लोग हैं, पहले से सर्विंग लोग हैं, उनके लिए बड़ा सिंपल सा है कि ट्रेनिंग प्रोसेस उनको ऐसा मिले जिसमें वो मूल्य सिखाए जा सके। आप एस्पायरिंग हैं, अभी चाह रहे हैं सिविल सेवक बनना, आपको वो मूल्य कैसे सिखाएं, इसका एक ही तरीका है, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय लगाए जाएं जिनको पढ़ने से इसकी संभावना बढ़े कि आपके मूल्य बेहतर हों, और फिर उस पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाएं जो इस बात पर आधारित हो कि आपके मूल्य कैसे हैं, न कि मूल्यों की पढ़ाई कैसी की है आपने। यानी केस स्टडीज, केस स्टडी किस लिए होती है? प्रैक्टिकल होता है। अब भाव समझिए पूरी बात का। तो जो लोग पहले से सर्विस में हैं उनको ट्रेनिंग देके, और जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम ऐसा हो। 2 बातें, पहली बात ऐसी चीजें पढ़ लें जिनको पढ़ने से संभावना बढ़ती है कि उनके मूल्य ठीक हो जाएंगे। मैंने पहली क्लास में कहा था कि ये पेपर क्यों है। एक तो इसलिए कि बहुत सारे लोगों का वैल्यू सिस्टम इसलिए गड़बड़ है कि उनको सही चीजें पता ही नहीं है, इससे पता लग जाती है। पता लगने के बाद भी कोई ठीक ना हो, ये हो सकता है, लेकिन कई लोग पता लगने के बाद ठीक हो जाते हैं, इस उम्मीद में ये पेपर बनाया गया है। और दूसरा तरीका क्या है? पेपर ऐसा हो कि आपके उत्तरों से अनुमान किया जा सके कि आप सचमुच कैसा वैल्यू सिस्टम रखते हैं, और उन उत्तरों की आपकी सफलता में महत्वपूर्ण संभावना हो, ताकि जो लोग सिलेक्ट हों वो वही हों जिनका वैल्यू सिस्टम सिविल सर्विस के लिए अपेक्षित वैल्यूज या मूल्यों के नजदीक हो। हाँ या ना? आप इन प्रश्नों के उत्तर पॉइंट्स लिखते नहीं है? अब लोग ऐसे करके देख रहे हैं, इससे क्या होगा भाई? नोट करते रहिए, परीक्षा में वही काम आएगा जो 2.5 अक्षर लिखेंगे नोट्स के, वही काम आते हैं। बाकी तो पोथी पढ़ी जब हुआ पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर नोट्स के पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो IAS हो। नोट्स कौन से नोट्स? सेल्फ नोट्स। 5वां, नैतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय, अब तरुण क्यों, युवा लिखना चाहिए, तरुण लोग। नैतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए उपाय सुझाइए। ये प्रश्न दरअसल क्या है? एटीट्यूड चेंज करने के तरीके। पहले बताओ कि नैतिक आचरण वाले युवा लोग सक्रिय राजनीति में शामिल क्यों नहीं होते हैं? 1-2 रीजन बताओ। एक तो उनको ये लगता है कि ये क्षेत्र बुरा है ना, कालिक है, भ्रष्टाचार है, दबाव बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि उनको ये भी लगता है कि संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि परिवारवाद है, जुगाड़ तंत्र है, और कोई व्यक्ति अपने कर्मों की बदौलत आसानी से सफल नहीं हो सकता है। तो लोग राजनीति में इच्छा नहीं रखते हैं जाने की। इसकी 2 वजह हैं। पहला, राजनीति अपने आप में अच्छा क्षेत्र नहीं है, ऐसी फीलिंग। दूसरा, राजनीति में अच्छे व्यक्ति के सफल होने का स्कोप उतना नहीं है, ये भय। क्योंकि जाति बीच में आ जाएगी, धर्म बीच में आ जाएगा, व्यक्ति की पहचान नहीं आएगी। व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा, कितना समझदार है, कितना समाज के लिए अच्छे फैसले करेगा, ये फैक्टर्स काउंट नहीं होंगे। काउंट होगी उसकी जाति, उसका समुदाय, और बहुत सारी और चीजें। हाँ, इसमें सफलता की गारंटी नहीं होती है ना। जैसे IAS में तो पता है कि आप बन गए तो 25-30 साल आप नौकरी करेंगे, इसमें इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हार गए तो जितना पैसा निवेश किया अब वो कैसे मैनेज करें। तो इसमें धन की भूमिका भी एक बड़ी भूमिका है कि एक अच्छा व्यक्ति क्या, हाँ, आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता, और मान लो टिकट हो भी तो इतना बड़ा फंड हर व्यक्ति कहाँ से लेके आए। तो एक बड़ी समस्या ये है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो सामान्यतः सीधे रास्ते से आया नहीं होगा, और जो सीधे रास्ते पे चलना चाहता है जीवन में, सामान्यतः उसके पास इतना पैसा होगा नहीं कि वो इलेक्शन लड़ सके, और इसका मतलब अच्छे व्यक्ति का पॉलिटिक्स में जाने का सपना सामान्यतः चल नहीं पाएगा। ये पहला हिस्सा हुआ। अब आपको कहा जा रहा है कि आप उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के उपाय सुझाइए। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अच्छे नेताओं का परिचय दीजिए। बाध्यकारी संपर्क, कुछ अच्छे राजनीतिक व्यक्तियों के साथ रहने का या शिविर में जाने का, इंटरेक्शन करने का एक मौका ऐसा मिले कि उनके साथ 3-4 दिन रह के किसी शिविर वगैरह में उनके जो एटीट्यूड है उनको लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर वो चेंज हो जाए। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है परसुएशन, ऐसे कुछ सेमिनार्स जिसमें कोई कुशल वक्ता उनको ये समझाए कि राजनीति में होना आपके लिए और देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। भाई अंततः तो हमारी नियति सबसे ज्यादा लिखते हैं राजनेता लोग, और हम उसी से दूर भाग जाते हैं। 2 वाक्य है ना, एक वाक्य है राजनीति इतनी गंदी चीज है कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता, दूसरा राजनीति इतनी गंदी चीज है कि मुझे वहीं जाना चाहिए क्योंकि वहीं सफाई की जरूरत है। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने उस स्थिति को कैसे परसीव किया। गंदा है इसलिए जाना चाहिए, जो पहले ही साफ है मैं वहां जाके ऐसा क्या कर दूंगा, तो वहीं जाओ जहां पर कुछ करने का चैलेंज है। ये अगर कोई ठीक से समझा देगा तो कोई व्यक्ति जाना चाहेगा उसके बाद। और एक अंतिम तरीका होता है रोल प्लेइंग, कि अगर आप चाहते हैं कोई पॉलिटिक्स में जाए ना, उसको छोटा मोटा राजनीतिक रोल देकर देखिए। जैसे स्कूल में, कॉलेज में इलेक्शन हुआ, कोई प्रेसिडेंट हुआ, कोई सेक्रेटरी बना, उसका असली पर्पज ये होता है कि लीडरशिप स्किल्स को बचपन से उभरने का मौका मिले। ये तो हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हुआ है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदे स्तर पर चली गई, वरना ये इतना अच्छा कंसेप्ट है कि हर कॉलेज में इलेक्शन हो,
पर वो इलेक्शन गुंडों मवालियों के बीच में नहीं होना चाहिए, वो इलेक्शन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में पढ़ते हैं, बीच में 10 दिन का समय है, सब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें, प्रचार करें, भाषण दें और फिर सब लोग उनमें से कुछ को चुनें, स्टूडेंट्स यूनियन का फंड वो इस्तेमाल करें, स्टूडेंट्स के मुद्दों को शालीनता के साथ उठाएं। अगर ये प्रोसेस है तो आप देश में अच्छे नेताओं की पॉज तैयार कर सकते हैं और इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। वो तो भारत में उसका लेवल ऐसा आ गया था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स नहीं बचे थे, तो जब स्टूडेंट्स हैं ही नहीं तो फिर वो पॉलिटिक्स रह गई, इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कठोर एक्शन लिया। मुझे नहीं पता कि हर विश्वविद्यालय में क्या स्थिति है, विश्वविद्यालयों की कमी है, युवा तो ठीक ही है सारे मतलब वो हो सकता है किसी खास यूनिवर्सिटी में ये इश्यू रहा हो, लेकिन ऐसा हर जगह थोड़ा ना होता है। मतलब मैं तो डीयू में रहा, हमने कभी ये समस्या, मतलब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में खूब एक्टिव रहा हूँ, ये समस्या हमारे सामने कभी नहीं है कि कॉलेज फंड नहीं दे रहा। जो यूनियन का फंड है वो यूनियन के पास है, उसमें एक साइन होता है बरसर का, एक प्रेसिडेंट का, और बरसर साइन करके चेकबुक पहले देता था हमें, तो प्रेसिडेंट ने साइन किया, साइन दूसरा पहले हुआ पड़ा है, पेमेंट होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हो सकता है किसी विश्वविद्यालय में दिक्कत होती होगी, यहाँ तो ऐसा नहीं था। चलिए अब आइए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। उत्तर प्रदेश के सवाल बहुत क्यूट होते हैं, एकदम गोलू गोलू प्रकार के सवाल होते हैं, प्यारे प्यारे मासूम मासूम। पहली बार आए थे इस बार। अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए, निम्नलिखित में विभेद कीजिए, अभिवृत्ति एवं मूल्य, अभिवृत्ति एवं मत। सो इजी। जन समूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। मैंने कहा था ना विश्वासोत्पादन एक शब्द है, मुझे लगता था कि वो शब्द मैंने गढ़ा है, पर उत्तर प्रदेश पीसीएस ने उस शब्द को अपना के मुझे बड़ा मैं शुक्रगुजार हूं। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन के लिए अच्छा अनुवाद किया, विश्वासोत्पादक क्या है, संचार, संवाद। कुल मिला के ये कि परसुएशन का क्या महत्व है अभिवृत्ति के परिवर्तन में, लिख पाएंगे इस पर क्या महत्व लिखेंगे? वैसे क्या बताएंगे? हु, व्हाट, हाउ, होम, मीडियम, ये सब बताएंगे। आप बताएंगे कि अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए किया गया कोई भी सजग संवाद परसुएशन कहलाता है। परसुएशन के माध्यम से ही बड़े परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए जम के एग्जांपल दीजिए। स्कूल में टीचर जो करता है, घर में पेरेंट्स जो करते हैं, फिल्में जो करती है हमारे साथ, नेता लोग जो करते हैं, विज्ञापन जो करते हैं, और फिर आप बताएं कि समाज में लगभग हर बिंदु पर, हर स्तर पर परसुएशन से एटीट्यूड्स को बनाने का काम चलता रहता है। इसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि एक अच्छे परसुएशन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, तभी उसका महत्व बढ़ता है। जैसे अब उसमें जो मीडियम वाली बात थी ना, सक्रिय संवाद हो तो और अच्छा रहता है, और दो तरफा संवाद हो, 1 to 1 संवाद हो, प्रत्यक्ष संवाद हो, ऐसा संवाद जिसमें एक तरफा बात ना की जाए बल्कि दोनों पक्षों को लेकर चला जाए। इन सबसे जो परसुएशन होता है स्थायी होता है, गहरा होता है, और ऐसा ही परसुएशन समाज को बदलने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस तरह का आंसर, हाँ या ना? मैं जब भी ये पूछूं बोलना हाँ ही है आपको, ना बोला तो देख लेना, फिर बोलना हाँ ही है। चौथा सवाल देखिए, अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, क्या ये प्रश्न ठीक है या इस प्रश्न में दिए गए कथन में कुछ गलती भी है। चलो मैं 2 वाक्य बोलता हूं, इसी वाक्य को बेस बना के आप बताएं कि इनमें से कौन सा वाक्य ठीक है। जो वाक्य है वो ये है कि अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिणाम है, यही वाक्य है ना। अब मैं 2 वाक्य बोलता हूं। पहला, अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का ही परिणाम है, और दूसरा, अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का भी परिणाम है। इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है? मैं समझ नहीं पाया। अभिवृत्तियां किसका परिणाम है? अगर मैं आपसे कहूं कि अभिवृत्तियां कुछ मात्रा में हमारे जीन्स और हमारी बायोलॉजिकल कंडीशंस का परिणाम है, तो ये बात ठीक है गलत है? अभिवृत्तियां कुछ मात्रा में हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स का परिणाम है, और सभी पर्सनैलिटी फैक्टर्स हमारे अनुभवों से ही पैदा नहीं होते हैं। अभिवृत्तियां कुछ मामलों में सामाजिक प्रभावों का परिणाम है। अब सामाजिक प्रभाव हम पर जितने पड़ते हैं वो सारे हमारे अनुभवों से ही आते हैं, या कई चीजें समाज सिखाता है जो बेशक अनुभवों में ना हो। ऐसा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि 11वीं क्लास तक मुझे पता नहीं था कि मुसलमान कैसा होता है, बस ये पता था कि बहुत डरावना होता है। तब तक का जो परसेप्शन था कहां से आया था? समाज से आया था। अनुभव आया तो उसने उस परसेप्शन को तहस नहस कर दिया, ना कि उसको आगे बढ़ाया। दोनों संभावनाएं हो सकती थी, आगे भी बढ़ा सकता था, खारिज भी कर सकता था। इसका मतलब सामाजिक प्रभाव से आने वाला जो हिस्सा है उसमें भी 2 चीजें हो सकती हैं। एक हिस्सा अपना अनुभव, आपने समाज में जो अनुभव किया, और दूसरा हो सकता है अन्य द्वारा किया गया परसुएशन, बाकी लोगों ने मुझे जो सिखा दिया। एक तो वो हिस्सा है, एक जो मेरे अपने अनुभव से आया है वो हिस्सा। ऐसी पर्सनैलिटी फैक्टर्स में कुछ हिस्सा हो सकता है कि मेरे अनुभवों से पैदा हुआ हो, और कुछ हिस्सा हो सकता है कि वो नैसर्गिक हो, उसमें अनुभवों की भूमिका ना हो।
और जीन वाले में तो हम कह सकते हैं कि उसमें ज्यादा भूमिका प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, ना कि हमारी अपने अनुभवों की भूमिका है। ठीक, अब आप मुझे ये बताएं, अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों से ही बनती हैं, ये वाक्य ठीक है या गलत है? अभिवृत्तियों के निर्माण में हमारे अनुभवों की पर्याप्त भूमिका होती है, ये ठीक वाक्य है। तो ऐसे प्रश्न में आपको बताना है, हाँ अभिवृत्तियों के निर्माण में अनुभवों की भूमिका काफी ज्यादा होती है। पहले समझाइए क्या क्या होती है, फिर बताइए। किंतु सच बात यह है कि अभिवृत्तियां केवल अनुभवों से नहीं बनती हैं। फिर ऐसा डायग्राम बना के समझा दीजिए। अभिवृत्तियों के निर्माण में कई फैक्टर्स काम करते हैं जिनमें अनुभवों की भूमिका केंद्र में होती है। लिख पाएंगे? ठीक है। अब आइए मध्य प्रदेश। ये जो परसुएशन है ना, इसमें बुक्स भी आ सकती हैं। बुक्स है, टीवी है, फिल्में हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सब चीजें आ जाएंगी जो सीधा आपका अनुभव नहीं है, किंतु आपने कहीं से कोई बात जानी है, इसलिए आपके चेतना पर उसका प्रभाव पड़ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। पहला सवाल, मानव व्यक्तित्व में मनोवृत्ति का क्या प्रकार्य है? प्रकार्य क्या होता है? फंक्शन। कौन से फंक्शंस होते हैं? कॉग्निटिव, इमोटिव, बिहेवियरल। कॉग्निटिव क्या है? सोचने का आसान तरीका, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से बचाव मिल गया, सिंपल प्रोसेसिंग हो गई, रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। भावनात्मक क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया। और बिहेवियर क्या है? इससे व्यक्ति के मन, वचन और कर्म में या बुद्धि, भावना और व्यवहार में अंतराल नहीं आता है, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बनने का खतरा कम हो जाता है। प्रबोधक संप्रेषण की संकल्पना की विवेचना कीजिए। देखिए प्रबोधक हो गया है, एनलाइटनिंग कम्युनिकेशन हो गया है, मतलब पर्सुएसिव का सेंस क्या है? एनलाइटनिंग। तो कंसेप्ट समझा देंगे? ठीक है। तीसरा, ये मध्य प्रदेश सोचा एक सवाल ऐसा पूछे जो मध्य प्रदेश के बाहर जाके समझा जा सके। आप में से कितने लोग मध्य प्रदेश से हैं? आप लोग मध्य प्रदेश से हैं? इतनी आबादी? लगता है मध्य प्रदेश ने ठान लिया कि यूपी को पीछे छोड़ेंगे हम। अच्छा, एक मिनट। और आप में से उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? नहीं, आप इनका हाथ नीचे क्यों किया? आप कहाँ से हैं? यूपी से नहीं है क्या? यूपी से हैं? आप कहाँ से हैं? कहाँ से? बिहार से हैं। इनका हाथ नीचे क्यों किया आपने? तो ऐसे खींचिए हाथ नीचे की, खबरदार जो यूपी को और बढ़ाया तो। अरे बिहार पूछेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यूपी और एमपी में जो अनुपात रहता था वो अनुपात नहीं है। आमतौर पर यह अनुपात था कि अगर 100 बच्चे क्लास में, उसमें 60 यूपी के होते थे और एमपी के 10 से 15। आज जो अनुपात दिख रहा है, 100 में से मुश्किल से 40-45 यूपी और 25 से 30 एमपी दिख रहा है। अनुपात चेंज हो गया। अब यूपी गया। अब यूपी गया। अच्छा, वैसे भी कोई भरोसा नहीं कि 4 महीने बाद आप ऐसे कुछ बुंदेलखंड के हो, कुछ अवध प्रदेश के हो, क्या भरोसा। और बिहार से कितने लोग हैं? तुम ये करते रह जाओगे और ये सब लोग निकल जाएंगे। ये से क्या होता है? और राजस्थान भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लुप्त प्राय जनजाति वाला जो मामला होता है उसके नजदीक है। चलो, तो मेरा सबसे ज्यादा सलाम है मध्य प्रदेश को, इसने बड़ा जबरदस्त तरीके से इंप्रूव किया है, कमाल कर दिया भाई। चलो, अब एमपी का सवाल पूछेंगे और एमपी वाले बच्चे इसका जवाब देंगे। एक बार फिर से बताओ, एमपी से कौन कौन है? अब कम हो गए, आधे रह गए। जैसे सवाल की बात आई आधे हो गए। देखो सवाल देखो। विस्तृत दृष्टिकोण से प्रेरणा उन शक्तियों को निर्धारित करने की समस्या है जो कि समस्त जीव प्राणियों को कार्य के लिए बाध्य या उत्तेजित करती है। देखो, प्रश्न को ठीक से पढ़ने के बाद पता क्या होता है, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा प्रश्न आता है, एक्स वाई ए बी, ऐसे ये सब बना होता है प्रश्न में, ऐसे खूब लिखा होता है यहाँ तक, और उसके बाद लिखा होता है आपका नाम क्या है। मैं एक बार साहित्य में क्वेश्चन करवा रहा था बच्चों को, मैलांचल का 6 लाइन का 8 लाइन का सवाल था, दुनिया भर की बकवास, परंतु मैं लिखा था क्या आपको भी लगता है कि मैलांचल एक अच्छा उपन्यास है? पहले 8 लाइन की बकवास दुनिया भर की, गांव की शहनाई, तो ये तो वो, तो पता नहीं क्या क्या। ये वैसे ही सवाल है। अधिकांश लोग पहले प्रश्न में ही सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में उतरेंगे, बाद में ह्यूरिस्टिक में आ जाएंगे कि पता नहीं क्या है। उसके बाद प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बोरिंग, जिसका नाम ही बोरिंग है। आप सोचिए कैसा होगा। ये सब मैं मजाक कर रहा हूँ, इससे हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, हंसी मजाक अपनी जगह, तो मजाक होता है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बोरिंग तथा लैंगफील्ड के इस कथन के आलोक में मनोवृत्ति परिवर्तन में प्रेरणा की भूमिका समझाइए। कुल मिला के खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो बताओ चुईया कहाँ है? जो निकली है वो ये है। देखो, मनोवृत्ति, मैंने आपसे कहा था कि एटीट्यूड शब्द का हिंदी अनुवाद कई पुस्तकों में मनोवृत्ति है, कहीं कहीं अभिवृत्ति है। तो मनोवृत्ति कहीं आ जाए तो आप समझना कि एटीट्यूड की बात चल रही है। ठीक है, सवाल केवल आखिरी 6 शब्दों में है। मनोवृत्ति परिवर्तन में प्रेरणा की भूमिका समझाइए। प्रेरणा क्या है? इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन की छोटी बहन कौन होती है? मोटिवेशन होती है। तो मैंने आपसे कहा कि सोशल इन्फ्लुएंस प्रेशर में भी होता है, मोटिवेशन से भी होता है। तो मोटिवेशन से होने वाला जो अभिवृत्ति परिवर्तन है उसके बारे में बताना है। और शुरू में बताइए, अभिवृत्ति परिवर्तन के 3 तरीके हैं। पहला है सामाजिक दबाव या भय, दूसरा है सामाजिक प्रेरणा या प्रेरणा सिर्फ, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, तीसरा है ऑब्जर्वेशन। फिर आप बताइए कि इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोटिवेशन क्यों होता है? क्योंकि उसके पक्ष में 3 बातें जाती हैं। कौन सी 3 बातें जाती हैं?
एक तो सेल्फ उसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, स्थायी होता है, और तीसरा अन्य व्यक्तियों के इंस्पेक्शन की या लगातार जांचे जाने की जरूरत नहीं होती है। बस ये बताइए। तो आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से आप ठीक से न्याय कर पाए हैं? पक्का? जो क्वेश्चंस मैंने लिखवाए थे वो भी दिखा दीजिए, लगे हाथ वो भी निपटा लेते हैं। किसी की हैंड राइटिंग ऐसी हो जिसको बाकी लोग पढ़ सकते हो वो दिखाए। कोई अच्छी हैंड राइटिंग वाला व्यक्ति दिखाइए। कितने सवाल थे ये? 13 है, ठीक है। 14 हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा, नंबर 3 वाले को नंबर दिया नहीं आपने, इसलिए वो ऐसा हो गया। तो मैं 14 बार एक एक वाक्य बोलूंगा, आप 14 बार क्या बोलेंगे? हाँ हो जाएगा। और शर्त है कि मेरे वाक्य के बाद बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे, ताकि व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, सुनो, इसमें कोई अगर ऐसा प्रश्न है जो दिक्कत हो तो वो बताइएगा, उसको ठीक से कर लेंगे। ठीक है, पहला, अभिवृत्ति क्या है, इसके संगठक तत्व क्या क्या होते हैं, संगठक तत्वों में पारस्परिक संबंध कैसा होता है? या फिर नहीं होगा? बताओ संगठक तत्व क्या क्या होते हैं? क्योंकि कल एक बच्चे ने इसका आंसर मुझे लिख के दिखाया जो गलत था, इसलिए मैं मान के चलो कि चावल एक नहीं पका है तो बाकी भी कच्चे ही होंगे। तो बताइए अभिवृत्ति के संगठक तत्व क्या क्या होते हैं? 3 समझ पा रहे हैं? कॉग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियर करने की तत्परता, टेंडेंसी। ठीक है, इन संगठक तत्वों में पारस्परिक संबंध कैसा होता है? यूं समझें कि आमतौर पर इनका संबंध ठीक होता है, सुसंगत होता है। पर क्या यह जरूरी है कि सुसंगति हमेशा बनी ही रहे? मेरे ख्याल से आपके नोट्स में दिया हुआ है वाला पॉइंट, दिया हुआ है ना कि सुसंगति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एम्बिवेलेंट एटीट्यूड्स में सुसंगति कम होती है। एम्बिवेलेंट क्या होता है? कभी हाँ कभी ना। 3 वाक्य सुनिए मेरे। नंबर 1, जीवन के बहुत सारे एटीट्यूड्स के मामले में सुसंगति होती है जहां व्यक्ति पर कोई विपरीत दबाव ना हो या विपरीत प्रेरणा ना हो। नंबर 2, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की संज्ञान और अनुभूति या भावना के स्तर पर एटीट्यूड मजबूत हो, किंतु वह क्रिया में या व्यवहार में उसको रूपायित ना कर सके। इसकी वजह क्या क्या होती है? मैंने आपसे कहा था कि जब भी एटीट्यूड बिहेवियर लिंक कमजोर होगा, इसका मतलब 2 पक्ष हैं। पहला सिचुएशंस में क्या है, दूसरा एटीट्यूड में क्या है। सिचुएशन का मतलब है कोई भय भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, कोई मूल्य बीच में आ गया, पर्सनैलिटी फैक्टर हो सकता है। और एटीट्यूड का पक्ष क्या हो सकता है कि अगर वो कमजोर है, उसका ओरिजिन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से हुआ था, या एम्बिवेलेंट है, तो वहां पर क्या होगा, बिहेवियर में उसका मैनिफेस्टेशन कम होगा। बस अगर ये 2 बातें लिख पा रहे, तीसरी बात मैंने इसी में शामिल कर दी, एम्बिवेलेंट वाली, अलग से करने की जरूरत नहीं है। कर पाएंगे? चलो, दूसरा, अभिवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, तो आसानी है। तीसरा, अभिवृत्ति एवं राय। अभिवृत्ति विश्वास हो जाएगा, अभिरुचि हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, कहने की बात नहीं है। अगला, अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है, इसमें विभिन्न कारकों की तुलनात्मक भूमिका क्या होती है? सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सामाजिक प्रभाव। गौण भूमिकाओं में जेनेटिक, बायोलॉजिकल और पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं। अभिवृत्तियों के क्या प्रकार्य या लाभ होते हैं, क्या ये किसी संदर्भ में नुकसान भी पहुंचाते हैं? नुकसान क्या होता है? नवाचार कम हो जाता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है। यदि बचपन से ही आपका माइंडसेट बन गया किसी समुदाय के खिलाफ, तो आप चाहे अनचाहे उसके खिलाफ काम करते रहते हैं। ये सब नुकसान है। विचारों और अभिवृत्तियों में क्या संबंध है, इनमें से कौन किस पर प्रभाव डालता है और कैसे? जोर से बोलो। हो जाएगा, तो आसानी है कि यही था। अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच क्या संबंध है, किसका किस पर क्या प्रभाव पड़ता है? नैतिक अभिवृत्तियां क्या है, वर्तमान संदर्भ में कुछ नैतिक अभिवृत्तियों तथा परिवर्तन के उदाहरण दें। यही सब जाति व्यवस्था और वो सब। राजनीतिक अभिवृत्तियां क्या है, अपने समय की कुछ राजनीतिक अभिवृत्तियों का उदाहरण दें। अपने समय की कुछ क्या होंगी अभिवृत्तियां राजनीतिक? जैसे एक टेंडेंसी ये कि युवा पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते, ये भी तो अभिवृत्ति तो है। कुछ नेताओं के प्रति आप कह सकते हैं कि आजकल सेंटर और स्टेट में पार्टी के स्थान पर व्यक्ति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियां केंद्र में आ गई हैं। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को जिताया या नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जिताया? अगर व्यक्ति पार्टी को जिता रहा है, इसका मतलब केंद्र में व्यक्ति है इस समय। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जिताया, केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को। और इसका मतलब सेंटर हो या स्टेट हो। ऐसे नीतीश कुमार की बात कर लें, बेशक नवीन पटनायक की बात कर लें, ये सब लोग वो हैं जहां एक इंडिविजुअल पे विश्वास है जिससे पार्टी जीत जाती है। तो ये आप चीजें बता सकते हैं। किन तरीकों से किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति को बदला जा सकता है, इन प्रयासों में आप प्रायः कौन सी बाधा होती है और उनसे बचने के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखा जाना चाहिए? परिवर्तन आप जानते हैं, बाधाएं 5 पता है ना, और सावधानियां क्या है, बस वही उनको ध्यान रख के बताइए। परसुएशन क्या है, एक अच्छे परसुएडर में क्या गुण होने चाहिए, बताइए आपको। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, इसका क्या महत्व है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? महत्व के सेंस बताएंगे, इसका इस्तेमाल करके अभिवृत्ति को बदला जा सकता है या व्यवहार को ठीक किया जा सकता है। महत्व में वो वाला पॉइंट बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हिपोक्रेसी, ये तो पता है। स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको नहीं बताया। अंतिम, आप ये भी बताऊंगा, अंतिम है, आपकी राय में किसी सिविल सेवक के पास किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए, वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण देकर प्रस्तुत कीजिए। इसको पता है, आप यहां संकेत लिखिए, टॉपिक नंबर 3 में देखेंगे इसको। टॉपिक नंबर 3 में विस्तार में ये बताएगी, तब मुझे याद दिलाइएगा, एक बार फिर से ये प्रश्न ले लेंगे। अब केवल एक बचा, 3 शब्द हैं, उन तीनों को नोट कर लीजिए, उन तीनों में अंतर क्या समझ लीजिए।
स्टीरियोटाइप या स्टीरियोटाइप्स, उसके बाद प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप्स के लिए हिंदी शब्द जो है मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं पता, एक मैंने कहीं पढ़ा था पर मुझे बहुत खराब लगा था, कुछ रूढ़ियां, पता नहीं क्या शब्द था, लोक रूढ़ियां, पता नहीं क्या था, देख लीजिएगा। प्रेजुडिसेस का तो पूर्वाग्रह होता ही है, और इसके लिए विभेद या भेदभाव। गूगल में देखो ना जल्दी से, स्टीरियोटाइप हिंदी में क्या बोलते हैं, गूगल ट्रांसलेट में देखिए, बताइए, तो उसको भी लिख ही देते हैं। स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्ध धारणा, लिख लो भाई, रूढ़िबद्ध धारणा। अरे फकीर साहब, इसका यह मतलब नहीं होता है, रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। इन तीनों में बहुत अच्छा लिंक है। स्टीरियोटाइप का मतलब है किसी समुदाय या वर्ग, और कभी कभी इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर समुदाय या वर्ग के बारे में, समुदाय या वर्ग के बारे में प्रचलित धारणाएं, और यह प्रायः नकारात्मक सेंस में ही आता है। अगर किसी समुदाय या किसी वर्ग के बारे में गलत धारणाएं प्रचलित हैं तो वो स्टीरियोटाइप्स हैं। वो समुदाय वर्ग कोई भी हो सकता है। मैंने बार आपसे कहा था ना कि एक धारणा है सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और दूसरा उस तरफ क्या, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। जब देखो रोना पीटना, और सारे लड़के एक जैसे होते हैं, एकदम इंसान नहीं होते हैं। ऐसी धारणा है ना समाज में, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप्स हैं। जैसे किसी का स्टेट पता लगा, कहां से हो, उत्तर प्रदेश से, अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अब घबरा जाते हैं कि भाई इससे दूर ही रहो। कहां से, बिहार से, अच्छा अच्छा, अब तो तुम वो ठीक है, फिर भी ठीक है। अब आप और घबरा गए, तो हरियाणा के नाम से तो रूम नहीं मिलता यहाँ पर, हरियाणा बोलते रूम नहीं मिलता, उसके बाद तो ये, और तुम्हारा नाम क्या है, अहमद, मुसलमान हो, हाँ अच्छा, दिखते तो ठीक हो, क्योंकि दिमाग में बैठा है कि ऐसे होते हैं। ये सब क्या स्टीरियोटाइप्स है, नेगेटिव सेंस में, अच्छी सेंस में नहीं। पूर्वाग्रह जो है इसकी अगली स्थिति है, सिंपल सी बात है। स्टीरियोटाइप क्या है, कॉग्निशन है। किसी समुदाय या वर्ग के बारे में नकारात्मक प्रचलित धारणाओं को जानना, ये स्टीरियोटाइप है। जब उसमें आपका इमोशन का एलिमेंट या इफेक्ट का एलिमेंट भी शामिल हो जाए, जब कॉग्निशन प्लस इफेक्ट है, यानी आपकी भावनाएं वैसी होने लगे। पहले किसी ने बताया था कि हिंदू ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, सुन लिया बच्चे ने, धीरे धीरे वो भी जिहादी हो गया है। उसके मन में आता कि मुसलमान ठीक नहीं होते, मिलेगा तो देख लूंगा उसको, इस मूड में आ गया है, अभी पूर्वाग्रह में है। और जैसे ही उसको पता लगा कि जिससे वो बात कर रहा है वो उस धर्म विशेष का है, तो हो सकता है कि उसको लेकर खराब फीलिंग आने लगे, खराब फीलिंग्स आने लगे। तो जब उस समुदाय के प्रति खराब भावनाएं मन में आने लगे, एक्शन नहीं, भावनाएं खराब, किसी के साथ धूमधाम से खाना खा रहे थे, एकदम एक ही प्लेट में रख के खा रहे थे, उसका जूठा खिला रहे थे, उसका जूठा खा रहे थे, चाट चाट के खा रहे थे, अचानक पता चला कि भाई साहब मुसलमान है, और उसके बाद गले में उंगली डाल डाल के इतनी उल्टी की है, अपवित्रता अंदर चली गई, आत्मा के ही निकल ही नहीं रही है, और गालियां और आ रही है मन में, बताई नहीं पहले, आपने पूछा नहीं, इसमें गलती नहीं आपकी, वो हर जगह बताता रहेगा कि मैं ये हूं। ये इमोशंस, अब इमोशंस भी आपके वैसे हो गए। और जब प्लस बिहेवियर भी आ जाए तो ये एटीट्यूड पूरा हो गया, और जैसी एटीट्यूड पूरा हो गया तो आप क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई कलेक्टर तो मैं हूं, स्कॉलरशिप तो मैं ही दूंगा, तुझे नहीं मिलेगी भाई, तेरे नाम में अहमद लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन मेरे पास है, तुझे नहीं मिलेगी। अब आपके व्यवहार में आ गया। जब तक केवल संज्ञान में था, क्या था, स्टीरियोटाइप था। जब इमोशंस में उतर गया तो प्रेजुडाइज हो गया, जब एक्शन में उतर गया तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसलिए जिन व्यक्तियों के एटीट्यूड्स नेगेटिव हैं, उनमें खतरा होता है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर समाज के साथ करेंगे। स्पष्ट। इसी के साथ सत्र अवसान होता है। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।